नालंदा में एडमिशन कैसे होता था। हाँ तो जब नालंदा में एडमिशन की बात आती तो द्वारपाल पंडित जो है हाँ वो रहता था, कोई भी जी स्टूडेंट आए जी उससे तर्क करो, हाँ वो क्वेश्चन पूछेगा, हाँ। उसको हरा दो और आप इन हो। Although there is no direct evidence of Bakhtiar Khalji attacking Nalanda. डायरेक्ट एविडेंस हाँ, कोई नहीं है कोई बख्तियार नहीं है, खिलजी कोई का। नहीं है। अगर आप उदंतपुरी को डिस्ट्रॉय कर तो रहे ये हो, माना जाता है कि बगल वाली भी आपने हाँ, डिस्ट्रॉय करी होगी, पर करी होगी या उस पे इम्पैक्ट होगा उसका, क्योंकि आप बगल वाली मोनेस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, वहां पे बुद्धिस्ट मंक्स जो है आर बीइंग किल्ड, सो व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द नेबरिंग मोनेस्ट्री। So sir, good to see you. Pleasure to be with you again. And welcome to our studio first of all. Thank you so much. It's a lovely place. हाँ, जयपुर के बाद यहाँ पे, और इतनी खूबसूरत किताब और इतना अच्छा कवर, मतलब इतना अच्छा कवर कैसे डिजाइन करते हो आप लोग। मतलब मेरे को आपका पहली वाली जो बुक है उसका कवर भी काफी अच्छा लगा था, जो आपने एडिट करी, बिहारी लिटरेचर वाली, और इसका भी, और रात में चमकता भी यही है। तो लाइट लगा रखी है आपने कवर। ये जो कवर है ना वो आप इसमें देख सकते हो कि एक सांप है और जो है कमल के फूल हैं, और सांप जो है ना वो नालंदा नालंदा जो है लेजेंड के अनुसार एक सांप था। अच्छा। तो वो पॉन्ड में, मतलब कि तालाब में रहता था, और तालाब के चारों तरफ आम के पेड़ थे। और नालंदा जो है बहुत पहले से एक बहुत ही सैक्रेड जगह मानी जाती है, जो कि नागा के द्वारा ब्लेस्ड है। तो उस जगह का इसलिए उसका नाम नागनंदा भी था। नागनंदा भी था। हाँ, नाग आनंद, मतलब कि जो ए प्लेस ब्लेस्ड बाय द नागास। ओके। तो स्वान जो चाइनीज ट्रैवलर है वो कहते हैं कि लेजेंड के अनुसार कि नालंदा वाज नेम ऑफ ए सर्पेंट। अच्छा। तो इसलिए जो है ये इसमें आप सांप देख रहे हैं, और सांप जो है ना वो चार, हिंदी के जो चार लिखे जाते हैं, हिंदी में जो डिजिट है चार, ऐसे उल्टा लिखा, हाँ ऐसे चार, तो चार है, ये चार को दर्शाता है। और चार जो है ना बुद्धिज्म में, मतलब कि 4 नोबल ट्रूथ्स होते हैं। वो जो भी बुद्धिज्म को समझते हैं उनको मालूम है कि जिसमें बुद्ध कहते हैं कि सत्य जो है कि दुख है। अच्छा, सत्य दुख है। हाँ, सत्य यही है कि दुख है, सफरिंग है ना। एंड देयर इज ए कॉज फॉर सफरिंग, मतलब कि एंड कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर। तो जो दुख का कारण है वो इच्छाएं हैं, है ना। इच्छाओं के नहीं पूरा होने से दुख होता है। हाँ, ये तो है। हाँ, और तीसरा जो उनका नोबल ट्रूथ है, जो सत्य है, आर्य सत्य है, वो है कि दुख जो है वो उसका निवारण संभव है। अच्छा। हाँ, और चौथा सत्य बताते हैं कि उसका निवारण करने के लिए 8 तरीके हैं, 8 फोल्ड पाथ है, मतलब कि 8 अष्टमार्ग कहते हैं उसको। अच्छा, तो हाँ, तो अष्टमार्ग पे जाते हैं। तो इसमें जो कवर में जो फूल दिख रहे हैं ना आपको, उसमें 6 फूल हैं, और एक सांप है, और पत्ते हैं हरे, तो सब मिलाकर 8 हो जाता है। अच्छा। और तो वो 4 नोबल ट्रूथ्स को दिखाता है, और 8 जो अष्टमार्ग है बुद्धिज्म के उसको दिखाता है। ओके। क्योंकि नालंदा जो है महायाना बुद्धिज्म का सबसे महत्वपूर्ण सेंटर था। ओके। सो आपके तो बिल्कुल घर के पास में है ना। बिल्कुल, राजगीर से हो आप, और वो तो इतनी हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट जगह है। राजगीर तो देखिए, जो मेरी नई किताब है मैं उस पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, वो सिर्फ राजगीर पे वो राजगीर पे है। राजगीर, अच्छा। हाउ मगध बिकेम एन एम्पायर, है ना। तो ये मेरी नेक्स्ट पुस्तक है। और राजगीर जो है मगध की पहली राजधानी थी। अच्छा। मगध जो सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य बना भारतवर्ष में, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक और गुप्त डायनेस्टी के बहुत सारे एम्परर्स को जन्म दिया, वो मगध था। और मगध की धरती पे ही जो है मगध की राजधानी बाद में जो है राजगीर से हट करके पाटलिपुत्र या पटना हो गई। और 1000 से भी ज्यादा, 1500 साल तक जो है मगध का वर्चस्व रहा पूरे
भारतवर्ष में आप कह एशिया, सकते हैं। साउथ एशिया में एकदम बिल्कुल। अशोक की जो साम्राज्य थी वो सबसे विस्तृत साम्राज्य रही है भारत के इतिहास में। तो उसका जो है कैसे मगध, कैसे राजगीर से जो है वो क्यों वो मगध एक एम्पायर बन गया। तो राजगीर जो है वो बुद्ध की बहुत प्रिय जगह थी। अच्छा। और राजगीर से ही नालंदा की शुरुआत होती है। अच्छा। क्योंकि राजगीर अपने समय में न्यूयॉर्क था, अपने समय का। और नालंदा जो है एक छोटा सा सबर्ब था उसका। सबर्ब मतलब न्यू जर्सी टाइप का। या आप कह सकते हो कि दिल्ली अगर शहर है, बड़ा शहर है, तो सबर्ब में जैसे हो गया वो ग्रेटर, हाँ ग्रेटर नोएडा टाइप का, गुड़गांव। तो उस तरह का जो है नालंदा का पोजीशन था। और उस समय बुद्ध जो है जिस समय राजगीर, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति से पहले वो राजगीर आए, और किंग वहाँ पे राजा थे बिंबिसार ने उनको उनका जो है स्वागत किया, भव्य स्वागत किया, और कहा कि आप राजगीर में ही बस जाओ। लेकिन जो है वो उनका मन जो है ज्ञान प्राप्ति में लीन था, तो वो बोधगया गए जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। और बोधगया के बाद उन्होंने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया, बनारस के पास, वाराणसी। हाँ। और उसके बाद जो है वो पुनः राजगीर आए, क्योंकि राजगीर ही में उनका मन लगता था। वो बड़ा खूबसूरत जगह है। हाँ, राजगीर जो है बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ पांचों राजगृह उसको कहा जाता है। तो वहाँ क्या है कि 5 पहाड़ों से घिरी हुई है वो, और उसके बीच में जो है उनकी राजधानी थी। अच्छा। तो वो नेचुरल फोर्ट की तरह काम करता था। और बहुत ही पुण्य जगह, बहुत ही प्रसिद्ध जगह थी राजगीर। वहाँ बुद्ध के समय में महावीर भी थे, और भी अन्य फिलोसफर्स थे। एक जो महत्वपूर्ण फिलोसफर उसमें थे वो थे संजय बेलाठी पुत्ता नाम था उनका। जो साउथ वाले थे? नहीं, साउथ से नहीं थे वो, राजगीर में रहते थे, कहीं और से आए होंगे। लेकिन राजगीर जो केंद्र था, तो सभी जैसे बुद्ध आए कपिल वस्तु से, उसी तरह से महावीर वैशाली से आए, तो सभी जगह वहीं जमे हुए थे सभी लोग। जो 6 फिलोसफर्स, इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स थे अपने समय के। तो जब बुद्ध राजगीर आए, तो वहां पे वेणुवन, अभी भी वो वेणुवन बांस का जो है वो वन कहिए उसको, तो वेणुवन बिंबिसार ने उनको गिफ्ट में दिया कि आप यहाँ रहो और यहाँ पे आप अपना ध्यान वगैरह या जो उपदेश वगैरह है आप करो। तो वेणुवन में जो है वो 2 लोग थे उनसे जो है मिलने आए। वो एक का नाम था सारीपुत्र और दूसरे का नाम था मोगलियाइन। तो ये दोनों नालंदा से थे, सारीपुत्र और मोगलियाइन, और दोनों बचपन के दोस्त थे। और साथ साथ उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम दोनों जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है, इनलाइटनमेंट जो है, साथ साथ करेंगे। तो तुम्हें अगर पहले मिल जाए तो मुझे बताना, और अगर मुझे पता चलेगा तो मैं तुम्हें बताऊं। तो एक दिन जो है वो बुद्ध के शिष्य थे आनंद, तो वो जो है राजगीर में घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे बुद्ध की क्या फिलॉसफी है। तो उसको जो है सारीपुत्र ने सुना, और वो उनको तुरंत जो है लगा कि ये तो सबसे सही मार्ग है। और उन्होंने मोगलियाइन को बताया, और दोनों बुद्ध के पास चले गए और कहा कि हमें आप जो है आपका जो मार्ग है वही सबसे उपयुक्त मार्ग लगता है। और बड़े प्रसन्न हुए बुद्ध। उन्होंने जो है तो ये दोनों संजय बेलाठी पुत्ता के शिष्य थे। अच्छा। सारीपुत्र और तो इन्होंने 500 और उनके फॉलोअर्स को लेकर बुद्ध के पास चले गए, तोड़ गए। तो बुद्ध ने तुरंत इन दोनों को जो है अपना चीफ डिसाइपल अपॉइंट कर दिया। एक को राइट हैंड, एक को लेफ्ट हैंड। हाँ, तो अब आपको समझ में आ रही है बात कैसे जो है बुद्धिज्म की शुरुआत होती है। तो फिर जो है तो अब जो है बुद्ध ने इन दोनों को अपॉइंट कर दिया, और सारीपुत्र जो थे उनको धर्म सेनापति कहा गया, का टाइटल दिया, क्योंकि वो जो है ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द लॉज। मतलब कि बुद्ध जो भी कहते थे उसको मतलब कैनोनाइज करना, उसको लिख करके जो है वो उसको बनाना कि ये नियम रहेगा, संघ कैसे चलेगा। अच्छा, है ना। तो संघ की शुरुआत जो है वहां से होती है।
तो और मोगलियान जो थे वो उनका चमत्कार और ये सब बहुत सारी चीजों में उनका वो उसके लिए जाने जाते थे। तो दोनों मिलकर करके एक राइट हैंड मैन हो गए और एक लेफ्ट हैंड मैन हो गए, और उस तरह से बुद्धिज्म चला। अब जो है अब क्या होता है कि बुद्धिज्म जो है वो शुरुआत होती है उसकी, और बिंबिसार के जो पुत्र हैं अजातशत्रु, बड़ा बदमाश आदमी था वो, हाँ, वो जो है बहुत ही रियलिस्टिक है। उनको जो है वो उनको जो है सत्ता की लालसा है, तो वो बिंबिसार के सबसे फेवरेट पुत्र नहीं है। तो बिंबिसार जो है उनको भेज देते हैं गवर्नर बना करके चंपा, जो कि दूसरा कुछ दूर है मगध राजगृह से, और वहाँ का वो गवर्नर बन जाते हैं, और वो अपने दूसरे पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। लेकिन बिंबिसार जो है वो अजातशत्रु जो है वो उनको ये बात पसंद नहीं आती है, और वो बिंबिसार को ही जो है कैद कर देते हैं। हाँ। अब जो है अब और जो अजातशत्रु हैं वो एक्सपेंशनिस्ट हैं, उनको साम्राज्य की लालसा है। तो उनका जो है वो पहला वो क्या करते हैं कि जो है पाटलिपुत्र जो है वहाँ पे एक फोर्ट बनाते हैं। अच्छा। क्योंकि उनकी नज़र है गंगा के उस पार जो वैशाली है उस पर, कि किस तरह से जो बज्जी जो वहाँ पे लिच्छवीज और बज्जीज जो थे गंगा के पार, उनको कैसे उनके ऊपर कैसे कब्जा किया जाए। तो वो बुद्ध के पास जाते हैं कि किस तरह से हम बज्जीज को हरा सकते हैं। तो बुद्ध इसका कोई जवाब नहीं देते। अच्छा। तो वहाँ पे, और बज्जी जो है वो एक फेडरेशन है। अच्छा। उन्होंने जो बज्जीज हैं, लिच्छवीज हैं, उन्होंने सबको मिला करके एक फेडरेशन बनाया हुआ है। ओके। तो बुद्ध जो है उसका जवाब नहीं देते हैं, लेकिन बुद्ध अपने शिष्य आनंद को बताते हैं, ये बात बताते हैं कि संघ को जो है बाहर के आक्रमणों से नहीं तोड़ा जा सकता है। अच्छा। तो आनंद बता के आता है फिर उसको? हाँ, आनंद को बताते हैं, और जो बिंबिसार के एक मंत्री, इनके अजातशत्रु के एक मंत्री हैं, वो इस बात को सुनते हैं। तो इनडायरेक्टली तो वो कहते हैं कि ये संघ को जो है अपने जो बाहर, संघ को तोड़ा नहीं जा सकता है बाहर के आक्रमणों को। सो संघ तभी टूट सकता है जब अंदर से उसमें विच्छेद आए। ओके। तो जब उनका मंत्री ये बात सुनता है तो वो कहता है कि हमें अपना उत्तर मिल गया है। और मगध का एक्सपेंशन होता है। पाटलिपुत्र जो है वो फिर उसके बाद इनके अजातशत्रु के जो वंशज हैं, उदयन जो है वो वहाँ पे चले जाते हैं। पाटलिपुत्र राजगृह से कैपिटल पाटलिपुत्र शिफ्ट हो जाता है। और राजगृह अभी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो है पाटलिपुत्र नया कैपिटल बन जाता है। नालंदा जो सवर्व था वो मेन सेंटर बन जाता है धीरे धीरे। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कहाँ से नालंदा की शुरुआत कहाँ से? हाँ, शुरुआत तो अब 300 साल बाद, हम 300 साल बीत जाते हैं, सम्राट अशोक आते हैं। तो कौन से सन में आ गए हम 300 साल? हाँ, तो 3rd सेंचुरी बीसी में। अच्छा, ये था 6 जो बुद्ध का समय है वो 6th सेंचुरी बीसी है। 5663 के आसपास। हाँ, तो 6 मतलब 600 ईसा से 600 साल पूर्व है। और उसके बाद 300 वर्ष बीत जाते हैं, सम्राट अशोक का उदय होता है। और कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक जो है वो बुद्धिज्म को अपनाते हैं। और जब तो उनमें नया जोश है कि अब बुद्धिज्म को अपना लिया है, तो वो जो 8 जो स्तूपास थे बुद्ध की, जहाँ अस्थियां जो है बुद्ध के अस्थियों का बंटवारा हुआ था जब बुद्ध की जब महापरिनिर्वाण हो गया था, तो 8 स्तूप बने थे 8 किंगडम्स में। अच्छा। तो अशोक जो है, सम्राट अशोक जो है, वो सभी 8 स्तूपास को खुलवाते हैं। अच्छा। और बुद्ध की जो अस्थियां हैं उसको वो चारों तरफ मतलब फैला देते हैं। ये कहा जाता है कि 84,000 स्तूपास वो बनवाते हैं उन 8 से। हाँ। और वही जो सम्राट अशोक हैं वो नालंदा भी जाते हैं, और वहाँ क्योंकि सारीपुत्र नालंदा से थे, तो वो सारीपुत्र की जहाँ पर जन्मभूमि है, या कहिए कि जो भी नालंदा में एक उपयुक्त स्थल चुन करके वो सारीपुत्र के लिए एक स्तूप बनवाते हैं।
अच्छा। और एक एक विहार, मतलब कि एक जो बुद्ध विहार है उसका भी निर्माण करवाते हैं। और वहीं से जो है वो सारिपुत्र का जो स्तूप है वही नालंदा का न्यूक्लियस है। उसी के चारों तरफ नालंदा विश्वविद्यालय 1000 साल तक जो है उसका कंस्ट्रक्शन होता है। अच्छा, 1000 साल तक। हाँ, तो अब जो 3rd सेंचुरी बीसी में स्तूपा बनती है वहां पे नालंदा में, और एक कॉलेज बनता है या बिहार बनता है, तो वहीं पे वही स्थल जो है वो आज जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं नालंदा में, सबसे ऊंचा जो हर हर कवर पे हर जगह होता है, वो बोलते हैं कि ये तो लाइब्रेरी थी। हाँ, जो कहते हैं कि ये लाइब्रेरी है, तो वो सरीपुत्र का स्तूपा है। ओके। और वही छोटा स्तूपा था पहले मौर्यन काल का, जो अभी खुदाई में भी मिला है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, तो वो सेंटर है उसका। और उसके ऊपर 700 सालों के तक लगभग 7 फेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन है। मतलब 700 साल नहीं कहिए, 1300 साल, क्योंकि जो लास्ट कंस्ट्रक्शन है वो पाला पीरियड में है। ओके। तो पाला डायनेस्टी में। जी, तो वो जो स्तूपा है धीरे धीरे वो चैत्या में बदल जाता है। चैत्या का मतलब मंदिर बन जाता है वो। और नालंदा जो है फिर जो है वहाँ नागार्जुन आते हैं 1st सेंचुरी में, 1st to 2nd 300 साल और फास्ट फॉरवर्ड करिए। अच्छा। तो अब 0-0 पे आ गए। अब 0-0 पे आ गए हम। वहाँ नागार्जुन आते हैं, और नागार्जुन जो है वो साउथ इंडिया से हैं। वो वहाँ आते हैं, और मगध की भाषा मगधी है, मगधी प्राकृत। बाद में वो अपभ्रंश हो जाती है, लेकिन मगधी प्राकृत है। बुद्ध जो है मगधी प्राकृत बोलते हैं। अशोक, सम्राट अशोक मगधी प्राकृत बोलते हैं। जो मौर्यन कोर्ट है मगधी प्राकृत में है। और वो सारी जो बुद्ध की जो टीचिंग्स है वो पाली में लिखी जाती है। ओके। तो लेकिन जब नागार्जुन आते हैं तो उनको मगही तो आती नहीं है, मगधी। तो वो जो नालंदा की शुरुआत होती है वो संस्कृत में होती है। अच्छा। तो वो नागार्जुन जो है एक फिलॉसफी लेकर आते हैं, उसका नाम है माध्यमिका। ओके, माध्यमिका और शून्यवाद। हाँ, शून्यता और माध्यमिका। हाँ। तो ये फिलॉसफी की शुरुआत नागार्जुन नालंदा में करते हैं। और वो जो है ये प्रज्ञा, वो कहा जाता है कि जो महायाना बुद्धिज्म है जिसका जो मुख्य टेक्स्ट है प्रज्ञा पारमिता सूत्रा, तो ये प्रज्ञा पारमिता सूत्रा के एक्चुअल लेखक नागार्जुन है। लेकिन वो चूंकि उसको 600 साल बीत चुके थे बुद्ध के जाने के बाद, तो उसको थोड़ा रिस्पेक्टेबल बनाने के लिए वो कहते हैं कि ये बुद्ध के समय ही जो है नागाज को दे दिया गया था। नागाज ने इसको बुद्ध के समय जो है बोधिसत्वावलोकितेश्वरा ने सारिपुत्रा को राजगीर में गृद्धकुट पर्वत पर ये बात बताई थी। और 600 साल बीतने के बाद जो है नागार्जुन ने उसको नागाज से, जो नागा हम नालंदा की बात कर रहे थे ना, नागाज से उसको जो है मतलब कि मांग कर करके लाया है, क्योंकि वो नागाज के पास वो प्रिजर्व था प्रज्ञा पारमिता सूत्र। और उसी प्रज्ञा पारमिता सूत्र में एक सूत्र है जिसका नाम है हृदय सूत्र, जिसको हार्ट सूत्र कहते हैं। और हृदय सूत्र का जो पहला लाइन है वो ये है कि रूप शून्यता शून्यतैव रूपम, रूप ही जो है शून्यता है। फॉर्म इज एम्प्टीनेस एंड एम्प्टीनेस इटसेल्फ इज फॉर्म। ये तो वो एक ही बात होगी दोनों तरीके से। हाँ, तो ये इसी में रियल मतलब क्या है इसी में पूरा फिलॉसफी है। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा नागार्जुन ने कि दो सत्य हैं। एक तो कंडीशनल रियलिटी है जो हम आप और देखते हैं, और एक अल्टीमेट रियलिटी है जो कि शून्य है। तो उनका ये कहना था कि रूप जो है, मतलब जो भी क्रिएशन आप देख रहे हैं, जो भी आप चीजें देख रहे हैं, दैट इज द कंडीशनल रियलिटी, रूप जो है। और शून्यता जो है वो एम्प्टीनेस है, एम्प्टीनेस ऑफ इनहेरेंट एग्जिस्टेंस वो कहते हैं उसको। तो वो कहते हैं कि ये जो है बुद्ध के ही फिलॉसफी से आती है। बुद्ध ने जो प्रतीत्य समुत्पाद की फिलॉसफी दी थी। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब होता है कि दुनिया में कोई भी चीज जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती है, हर चीज का एक कॉज होता है। तो वन थिंग लीड्स टू अनदर। जब दिन है तो रात है, अगर रात नहीं होगा तो दिन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो है वन थिंग लीड्स टू अनदर, इसीलिए जो उन्होंने 4 सत्य दिए, तो वो ये कहते हैं कि दुख है और दुख का कारण है। अच्छा। और दुख का कारण जो है वो इच्छाएं हैं,
है ना। तो ये उन्हीं के ये से आता है। अच्छा। और जो शून्यता में कि अल्टीमेट जो रियलिटी है ये है कि कोई भी चीज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती है, ओके ओके, इंक्लूडिंग गॉड। हाँ ये बात भी ठीक है। तो सर, हाँ अभी नालंदा पे हाँ, तो अब जो है सरीपुत्र जो है वो सरीपुत्र का स्तूपा बनता है। अब वहां से जो है नागार्जुन आ गए 300 साल बाद। अब नागार्जुन का जो है शिष्य हैं आर्यदेव, वो नागार्जुन की फिलॉसफी को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद फिर जो है ये नाउ वी फास्ट फॉरवर्ड टू अनदर 500 ईयर्स, ओके। और 500 साल बीत जाते हैं। उसके बाद सक्रादित्य जो है गुप्त वंश के, वो वहां पर सक्रादित्य जो है वो एक विहार बनाते हैं। अशोक के जो विहार थे वो सब कंक्रीट के नहीं थे, तो वो सब खत्म हो चुके हैं। लेकिन सक्रादित्य का जो विहार है वो सरीपुत्रा के स्तूपा के जस्ट नेक्स्ट जो है, अच्छा, वो एक विहार बनाते हैं। और जो फर्स्ट और गुप्त डायनेस्टी के और भी एम्परर्स जो हैं वो वहाँ पे विहार बनाते हैं, और वो सारे जो विहार हैं उसके आसपास बनते हैं, एक तरह से कहिए कि क्लस्टर फॉर्म में। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जो है नालंदा का लेआउट जो है वो क्लस्टर से लीनियर हो जाता है। अच्छा। तो सारे विहार जो है एक रो में बनते हैं। अच्छा, ऐसे, हाँ, एकदम सिंगल लाइन में ऐसे स्ट्रेट। और टेम्पल्स जो है उसके सामने जो है वेस्ट में टेम्पल है, और ईस्ट में जो है वो विहार है, मोनेस्ट्रीज हैं, और बीच में जो है वो छोटे छोटे वोटिव स्तूपाज हैं, छोटे छोटे। लेकिन सारा जो अलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट इज अलोंग द सरीपुत्रा स्तूपा। ओके। तो सरीपुत्रा का जो स्तूपा है और भी जो जितने चैत्याज टेम्पल्स बनते हैं वो सरीपुत्रा के स्तूपा से ही अलाइंड हैं सारे, और विहार जो है वो भी अलाइन है। तो ये एक मैसिव स्ट्रक्चर जो है डेवलप होता है। और और सरीपुत्रा जो स्तूपा है वही जो है वहाँ का सेंटर होता है, वो मोस्ट सैक्रेड साइट है। अभी भी जो है वो जो हाईएस्ट स्ट्रक्चर आप देखते हैं वो सरीपुत्रा का स्तूपा ही है। अब नालंदा में जो ये जर्नी होती है फ्रॉम जो ये विहारा टू महाविहारा, अब उसमें ही जो है एक स्कॉलर हैं, उनका नाम है क्रिस्टोफर बेकवेट। तो उन्होंने कहा कि दुनिया में जो कॉलेज बने हैं ना वो बुद्धिस्ट विहार का ही मॉडल है। अच्छा। कॉलेज की उत्पत्ति विहार से, बुद्धिस्ट विहार से होती है, और कैसे जो है वो उसकी जर्नी होती है फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू यूरोप, वो दिखाते हैं। और मैं ये दिखाता हूँ कि कैसे जो है जो नालंदा में जो स्ट्रक्चर बने, जो विहार का ऐसा स्ट्रक्चर था कि बीच में एक आंगन होता था, कोर्ट यार्ड होता था, और उसके चारों तरफ कमरे होते थे बुद्धिस्ट मंक्स के रहने के लिए। और वो लोग कमरे में जो है अपना पढ़ाई लिखाई करते थे और फिर सोते थे, और जो लेक्चर होता था वो आंगन में होता था, कोर्ट यार्ड में होता था, तर्क होता था जो, हाँ जो तर्क होता था। तो जब xuanzang 7वीं शताब्दी में आते हैं नालंदा, चीन से जो है, क्यों आते हैं? क्योंकि नालंदा की में जो है सूत्रा लाइब्रेरी थी जिसका नाम था धर्मगंज। और वो 9 स्टोरीज की लाइब्रेरी थी। हाँ, टॉल थी, 3 लाइब्रेरी, 3 बिल्डिंग थे उसमें, एक उसमें 9 मंजिले का था। अच्छा। तो रत्नसागर, रत्नदधी और रत्नरंजक, और तीनों को मिलाकर करके धर्मगंज कहा जाता था उसको। अच्छा। तो वहां पे इतना विख्यात थी वो लाइब्रेरी कि xuanzang चीन से जो है उनको चाहिए कि हमें उनको ऑथेंटिक सूत्राज चाहिए, क्योंकि वहाँ जो चीन में जो उस समय सूत्राज थे वो बहुत सोर्सेज से आए थे, तो ऑथेंटिक नहीं थे। तो उनको लगा कि हमें नालंदा में ही ऑथेंटिक मिलेगा, तो वो नालंदा आ गए। 14 साल कुल जर्नी रही उनकी। अच्छा। तो वो नालंदा आए, नालंदा में 5 साल बिताया उन्होंने, और नालंदा की सूत्रा लाइब्रेरी से 657 टेक्स्ट कॉपी किए उन्होंने। अच्छा। और ले गए अपने साथ वापस।
तो नालंदा जो है बहुत ही अपने 600 सॉरी टू इंटरप्ट 657 तो टेक्स्ट थे, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स, और इसी के साथ साथ कुछ और भी था जो जाते वक्त इंडस रिवर में डूब गया था। हाँ, आधे तो इंडस में ही बहा गया। नहीं आधे नहीं, कुछ टेक्स्ट कुछ टेक्स्ट डूब गए थे। लेकिन बाद में जब xuanzang वहां पहुंचे तो उन्होंने जो शिलादित्य थे वहां के हेड, उनको उन्होंने लिखा कि आप जो है हमारे कुछ टेक्स्ट जो है इंडस में बह गए, तो आप हमें पुनः भिजवा दें। अच्छा, तो वहां तो उस समय तो लगातार आते जाते थे लोग ना। ओके, तो सर इसमें 2-4 चीजें हैं। एक तो इतने ज्यादा वहां पे, जैसे वहां पे बताते हैं कि 3000 मंक्स थे, 10,000 स्टूडेंट्स थे। नहीं, वहां xuanzang कहते हैं कि 10,000 जो है मंक्स थे वहां पे। अच्छा, 10,000 मंक्स थे। हाँ, उसमें से 1,000 टीचर थे और 9,000 स्टूडेंट्स थे। टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है वो 10,000 थे। तो ये उन्होंने जो है ये लिखी, ये कहते हैं Xuanzang tells xuanzang इनको कहा जाता है। xuanzang tells his biographer, बताते हैं हुईली को, the priests या monks belonging to the monastery or strangers residing therein always reach to the number 10,000. अच्छा, तो it's also people who are working there, क्योंकि स्ट्रेंजर्स भी कह रहे हैं, है ना। तो कुल मिलाकर 10,000 लोग थे, उसमें से कर्मचारी भी होंगे, उसमें से बहुत सारे लोग होंगे, है ना। एंड there are 1,000 men who can explain 20 collection of sutras. उसमें से 1,000 लोग हैं जिनको 20 कलेक्शन ऑफ सूत्रास मालूम था पूरी तरह से। 500 ऐसे लोग हैं who can explain 30 collections of sutras. और 10 लोग ऐसे हैं इंक्लूडिंग द मास्टर ऑफ लॉ, मतलब कि इंक्लूडिंग xuanzang, who can explain 50 collection of sutras. एंड सीलभद्रा जो कि उसके हेड थे नालंदा के, सीलभद्रा अलोन हैज स्टडीड एंड अंडरस्टूड द होल नंबर। तो ये था उनका। जबकि इत्सिंग जो है, जो कि अनदर चाइनीज ट्रैवलर हैं, वो 40 साल बाद आते हैं, xuanzang के जाने के 40 साल बाद, और वो कहते हैं कि the number of monks staying at the monastery exceeded 3,000. अच्छा। तो ये इनका ऑफिशियल मतलब कि कोट है फ्रॉम द बुक ऑफ xuanzang। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है इसमें जी, जो मैंने पढ़ी कि भाई नालंदा में एडमिशन कैसे होता था। हाँ, तो जब नालंदा में एडमिशन की बात आती तो द्वारपाल पंडित जो है, वो रहता था, कोई भी स्टूडेंट आए उससे तर्क करो, वो क्वेश्चन पूछेगा, उसको हरा दो और आप इन हो। करेक्ट वो बताओ। तो एडमिशन प्रोसेस ये था कि द्वारपाल पंडित जो था वो डिबेट में कोई भी आना चाहे तो उससे डिबेट में एंगेज करता था। और ये कहते हैं कि द कीपर ऑफ द गेट जो द्वारपाल पंडित था उससे क्वेश्चंस पूछता था, सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस, और जो लोग आंसर नहीं दे पाते थे उसको वो वापस कर देता था। और दोज हु जो लोग आंसर कर पाते थे उससे वो फर्दर डिस्कशन करता था। तो इसमें कहते हैं कि ऑफ दोज फ्रॉम अब्रॉड, जो विदेशों से आते थे, हु विश टू एंटर द स्कूल्स फॉर ऑफ डिस्कशन, द मेजॉरिटी बिटन बाय द डिफिकल्टीज ऑफ द प्रॉब्लम विथड्रू। सो मेजॉरिटी लोग जो है वो विड्रॉ कर लेते हैं कि नहीं, उनसे नहीं हो पाएगा। उनसे नहीं हो पाएगा। एंड ओनली 2 or 3 out of 10 सक्सीडिंग। सो सिर्फ 2 या 3 ही जो है वो 10 में सक्सीड होते थे। तो जो परसेंटेज ऑफ एंट्री होती थी वो 20 से 30% के बीच में होती थी। ओके, दूसरा सर, एक जो पढ़ाया कैसे जाता था उसमें ये लिखा है कि भाई आप आओ, बैठो और तर्क करो, ठीक है। वाद विवाद और तर्क, यही एक दूसरे को पढ़ाया जाता था सुबह से लेके शाम तक। शाम हो जाती थी और इसी से सिखाया जाता था। तो जो ये आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, और जो वहां पे आर्ग्यूमेंट होता था, वाद होता था, लॉजिक होता था, तो इसका क्या माहौल क्या था? तो आम भाषा में होगी, उस यूनिवर्सिटी का माहौल क्या था? तो उसमें देखिए, उसमें ये कहते हैं कि मोनेस्ट्री में 100 से ज्यादा लेक्चर्स हर दिन होते थे। लेक्चर्स मतलब कि तर्क वितर्क, नो। और जो स्टूडेंट्स थे वो बिना किसी फेल के डिस्कोर्सेज जो है उसको अटेंड करते थे।
और जो सब्जेक्ट्स वहां पे जो पढ़ाए जाते थे उसमें था महायाना, तो था ही ग्रेट व्हीकल जिसको कहते हैं, और उसके अलावा जो 18 सेक्ट्स हैं बुद्धिज्म के वो भी पढ़ाए जाते थे। उसके अलावा वेदास की भी पढ़ाई होती थी, हेतु विद्या, शब्द विद्या, चिकित्सा विद्या, मैजिक, सांख्य जो फिलॉसफी है, ये सब की पढ़ाई होती थी। इसके अलावा जो मिसलेनियस वर्क्स थे, जो भी नॉलेज था उसकी पढ़ाई होती थी। और पढ़ाने का तरीका क्या था कि वो लोग जो है एक आर्ग्यूमेंट मेथड, स्कॉलिस्टिक मेथड कहते हैं, जिसमें कि एक आप प्रश्न पूछते हैं और उसका जो है उत्तर होता है, तो उसका जो उत्तर हुआ उस पे फिर प्रश्न होता है, फिर उत्तर हुआ उसके बाद फिर प्रश्न होता है, तो उसको कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट फॉलोड बाय सब आर्ग्यूमेंट, फॉलोड बाय सब आर्ग्यूमेंट, है ना। तो ये जो तरीका है उसको स्कॉलिस्टिक मेथड कहते हैं, या रिकर्सिव आर्ग्यूमेंट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जो है रिकर्सिव, मतलब कि रिकर्सन हो रहा है उसका। तो ये तरीका था वहाँ। तो तर्क जो था वो, या डिबेट या डिस्कशन है, वो मुख्य तरीका था किसी भी चीज को सीखने का। और इसी से जो मैं लिखता हूँ कि व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ नालंदा, इसी से जो है वो आता है साइंटिफिक मेथड की शुरुआत होती है मिडिएवल पीरियड में। अच्छा, इसी से? जी। कैसे? क्योंकि आप किसी भी चीज को क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो क्वेश्चन से ही जो है साइंस आता है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि एप्पल क्यों गिरता है पेड़ से नीचे, तो आप साइंस कर ही नहीं सकते। और जब ये प्रश्न पूछा जाता है, देखिए वहां पे जो है नालंदा में जीरो की जो है शुरुआत होती है। आर्यभट्ट जो है जीरो को डिजिट के रूप में यूज करते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल था? क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस हो रहे थे, वो क्यूरियोसिटी थी। आर्यभट्ट ये भी पाई का वैल्यू 4 नंबर डेसिमल पॉइंट तक कैलकुलेट करते हैं। ये भी उनको पता लगता है कि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे घूमती है। तो ये सब चीजें, वो फिर जियोमेट्री है, साइन फंक्शंस हैं, ये एल्गोरिदम है, सबकी शुरुआत वहीं से होती है। ओके। तो क्योंकि लोगों को ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको एक ये रट लो और उसके बाद परीक्षा होगी और पास कर जाना, तो वो चीज है ही नहीं वहां पे। ये तो है। और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था ना, जो कैंपस था, वो 2 स्क्वायर किलोमीटर, हाँ 2 स्क्वायर किलोमीटर माना जाता है। तो वो अभी जो नालंदा की खुदाई हुई है, वो बहुत ही, आई थिंक 10% ही जो है खुदी है, और उसका बहुत ही बड़ा कैंपस था। तो आप मान सकते हो कि तो वो 2x2 मतलब कि काफी बड़ा 2 किलोमीटर का जो वर्ग हो गया ना, वर्ग में क्षेत्रफल, तो 2 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो। हाँ सर, दूसरा जैसे बुद्धिस्ट कैंपस होते हुए एक थी, तो वो मोनेस्ट्री ही, जी महाविहार थी। हाँ, बुद्धिस्ट महाविहार थी। वहां पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री होते हुए जितना भी ये यूनिवर्सल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था, वो कैसे हुआ? तो जैसा मैंने अभी आपको बताया ना कि वहां पे सभी चीजें पढ़ाई जाती थी, मैथमेटिक्स, चिकित्सा, मेडिसिन, अल्केमी, जो है पोएट्री, सभी चीजें वहां पे। आर्ट, नालंदा जो है हैड बिकम ए सेंटर ऑफ आर्ट बाय द 5th सेंचुरी। वहां पे आर्ट की भी पढ़ाई होती थी। वहां पे कैसे जो है स्कल्पचर बनाए जाएं, कैसे पेंटिंग्स बनाई जाएं, इसकी भी पढ़ाई होती थी। तो इसमें मैंने जैसे कॉन्ट्रीब्यूशंस में मैंने लिखा है कि क्या क्या नालंदा के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। वहां पे मैन्युस्क्रिप्ट को कैसे बनाते हैं, ना, किस तरह से जो है वहाँ पे ये हेल्थ में बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ाई होती थी। कि चिकित्सा विद्या जो नालंदा की थी वो बहुत ही फेमस थी। आई ऑफ्थल्मोलॉजी की पढ़ाई होती थी वहाँ पे। तो और क्योंकि उनका जो उनका आर्किटेक्चर था, उनका, क्योंकि नालंदा का मेन जो पढ़ाई का मकसद था ना, वो था कि किस तरह से हाउ डू यू फाइंड द नेचर ऑफ रियलिटी, है ना। तो जब आप किसी चीज का सत्य ढूंढ रहे हो, द नेचर ऑफ रियलिटी इटसेल्फ यू आर ट्राइंग टू फाइंड, तब आप किसी भी चीज पे रुकते नहीं हो, क्योंकि देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस। एंड वहीं से जो है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सिटी कम्स।
बिकॉज यूनिवर्सिटीज आर नॉट अबाउट डिग्रीज, यू नो, डिग्रीज तो बाद में चीज आ गई कि आप ये कोर्स कर लो और डिग्री ले लो, बट यूनिवर्सिटीज बाय यूनिवर्सल सेंटर्स फॉर स्टडिंग यूनिवर्सल नॉलेज, where students could come from anywhere, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ, हाँ, और इंटरनेशनल फैकल्टी होती थी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते थे, तो इसलिए उसका नाम यूनिवर्सिटी पड़ा। Okay. तो ट्रू जो यूनिवर्सिटी का एवोल्यूशन है, इट हैपेंस एट नालंदा, यू नो, फ्रॉम यू हैव इंटरनेशनल फैकल्टी, चाइनीज, कोरियन और अलग अलग, एकदम। जैसे दलाई लामा ने एक बात कही थी कि द सोर्स ऑफ ऑल बुद्धिस्ट नॉलेज वी हैव हैज कम फ्रॉम नालंदा। एकदम। तो ही सेज इट ऑलवेज, यू नो। तो नालंदा से जैसे नालंदा से संत रक्षिता जो है, संत रक्षिता नालंदा के एक ल्यूमिनरी हैं, मतलब ही इज ए ग्रेट मास्टर ऑफ नालंदा। गुरु पदम समभवा इज ए ग्रेट मास्टर ऑफ नालंदा। तो ये लोग तिब्बत जाते हैं, और एक और हैं तिब्बत के प्रिंस हैं, थोनी मिनिस्टर के पुत्र हैं एक्चुअली, थोनी संभोता, और वो जो है नालंदा आते हैं, वहाँ पे वहाँ से जो है वो नालंदा में तिब्बतन स्क्रिप्ट बनाते हैं। अच्छा। और वहां से तिब्बतन स्क्रिप्ट जाता है। तो ये तिब्बतन लैंग्वेज क्या नालंदा से स्टार्ट हुई है फिर? तिब्बतन लैंग्वेज नहीं, जबकि स्क्रिप्ट जो है कैसे आप उसको लिखेंगे, ग्रामर भी। तो फिर तो ऑलमोस्ट वो ग्रामर ही वहां से शुरू हुई, तो लैंग्वेज ही हो गया। नहीं, लैंग्वेज तो मतलब कि ओरल था पहले। हाँ, ओरल प्रीसीड्स ना, मतलब हाँ, लैंग्वेज तो बोल चाल है वो तो, बट स्क्रिप्ट जो है, थोन्मी संभाता जो है वो आते हैं नालंदा, और वहां से जो है स्क्रिप्ट नालंदा तिब्बत का स्क्रिप्ट शुरू होता है। तो उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में भी मैंने लिखा है। ओके सर, जो अब एक कॉमन कॉन्शियसनेस होता है किसी भी सोसाइटी का, किसी भी देश का, तो हमारे देश का एक कॉमन कॉन्शियसनेस ये है कि भाई नालंदा कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी जो पता नहीं 20-30 साल तक जलती रही, अभी भी धुआं होगा शायद। ठीक है, ये बख्तियार खिलजी आया, उसने आग लगा दी, और पता नहीं कितनी किताबें वो अपने साथ ले गया, या फिर इंडस में बहा दी, पता नहीं क्या क्या। तो ये जो मिसकंसेप्शन है कुछ नालंदा के बारे में, उसका जो लास्ट जो टाइम का जो डिक्लाइन का जो है, उसके बारे में आप बताइए थोड़ा सा, क्या है, क्या किसने आग लगाई, किसने बर्बाद कर दिया, क्या सीन रहा वहां पे? तो देखिए, ये जो मतलब नालंदा की जो सुथरा लाइब्रेरी थी धर्मगंजा, वो बहुत ही रिच लाइब्रेरी थी, और जो है उसका उसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, उस समय किताबें नहीं होती थी, उस समय जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, वो तार के पत्ते पे होती थी या बर्च के पत्ते पे होती थी। नालंदा में ज्यादातर तार के पत्ते पे लिखी जाती थी मैन्युस्क्रिप्ट जो है। तो वो उसको ही कॉपी करने लोग दुनिया से आते थे, क्योंकि वो मेन अट्रैक्शन था। अच्छा। तो अभी देखिए, फिजिकली तो कोई एविडेंस नहीं मिला है उसका कि कहीं पे वो कहाँ पे वो लाइब्रेरी थी। वो शायद एक्सकैवेशन उस एरिया पे नहीं हुआ, वो शायद दूर पे हो, है ना, मेन साइट से। पर वो जो लॉग्स, वुडन लॉग्स और ब्रिक्स वो काले, वो तो मिली है। हाँ, तो लेकिन जो है नालंदा का जो डिस्ट्रक्शन का जो है बाय फायर, वो तो एविडेंस है कि जैसे मोनेस्ट्री नंबर 1 में लेयर्स ऑफ एसेस पाए गए हैं, है ना, पॉट श्रेड्स हैं, जले हुए राइस हैं, है ना, एंड डेब्री है वहाँ पे, है ना। सो वो अटेस्ट करते हैं फायर की डिवेस्टेशन बाय बर्निंग एंड फायर, है ना। और भी मोनेस्ट्रीज से जो है वो जैसे बर्न्ट वुडन डोर जैम्स हैं, बर्न्ट पीसेस ऑफ वुडन स्टेयर्स है, बर्न्ट ब्रिक्स है। तो डिफरेंट मोनेस्ट्रीज से, नंबर्स ऑफ मोनेस्ट्रीज से डिफरेंट एविडेंसेस मिले हैं उसके। जैसे कि ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीप ऑफ एशेज एंड चारकोल हैज बीन फाउंड इन मोनेस्ट्री नंबर 8, है ना। एंड देयर इज एविडेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन बाय फायर इन मोनेस्ट्री नंबर 10। तो काफी है। एंड देयर इज आल्सो अ प्रेजेंस ऑफ ए क्वीवर and chain armor of Central Asian design at the monastic site, which confirms that the site has been devastated by fire, and presence of Turkish invaders. तो ये तो है, धर्मा स्वामी ने भी आई विटनेस अकाउंट दिया है
1235-36 में व्हेन ही वाज एट नालंदा, कि कैसे जो है उदंतपुरी से जो है टर्किश जो तुरुस्का सारे रेडर्स है। 60 लोग बचे थे वहां पे। हाँ, तो फिर भी जो है वो अपना एविडेंस देते हैं, वो आई विटनेस अकाउंट देते हैं कि किस तरह से जो है लोग आ रहे थे उदंतपुरी से और आते थे, रेड कौन आ करके रहे थे जाते। उदयपुर से? तुरुस्का जो सोल्जर्स हैं, तुरुस्का कहते हैं नाम उसको, बताओ। टर्किश सोल्जर्स कहते हैं उनको। खिलजी का क्या रोल था? तो खिलजी का रोल मैंने बताया बख्तियार कि खिलजी। जैसे बख्तियार खिलजी जो है उसका उनका एविडेंस है कि जो तबाकते नासिरी है उसमें कि उदंतपुरी जो मोनेस्ट्री है बगल वाली, जो नालंदा से सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, उसका जो है ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि कैसे 200 हॉर्समैन के साथ वो रेड करते हैं उसकी मोनेस्ट्री, उदंतपुरी में जो मोनेस्ट्री है, और कैसे जो है वहां पे बुक्स को जलाया जाता है, कैसे वहां पे, तो वो कहते हैं कि ही थॉट इट्स ए फोर्ट, लेकिन जो उनका मेन मकसद था वो था कि लूटना वहां, जो क्योंकि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो है उस समय अपने समय की सबसे रिचेस्ट इंस्टीट्यूशंस थी, और नालंदा जो है सबसे फेमस था उसमें। वो ऑल्सो देयर इज एन एविडेंस ऑफ बर्निंग एंड डिवेस्टेशन ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ तेल्हाड़ा, जो कि वो भी पास में है नालंदा से। तो इससे जो है ये लगाया जाता है, और पर्सियन जो हिस्टोरियन है मिन्हाज सिराजी, उन्होंने लिखा है इसके बारे में, और ये है डिस्क्रिप्शन उनका, देखिए ये कहते हैं वो, मिन्हाज सिराजी लिखते हैं खलजी के उदंतपुरी के अटैक के बारे में कि ही वेंट टू द गेट ऑफ द फोर्ट ऑफ बिहार और उदंतपुरी with only 200 horses and began the war by taking the enemy unawares. Muhammad Bakhtiar, with great vigor and audacity, rushed in at the gates of the fort and gained possession of the place. Great plunder fell into the hands of the victors. Most of the inhabitants of the place were Brahmins with shaven heads. जो कि बुद्धिस्ट monks को he is taking them as Brahmins. They were put to death. Large number of books were found there, and when the Muhammadans saw them, they called for some person to explain their contents. But all the men had been killed. It was discovered that the whole fort and city was a place of study. So ये उनका अकाउंट है. So although there is no direct evidence of Bakhtiar Khalji attacking Nalanda, डायरेक्ट एविडेंस हाँ, कोई नहीं है, कोई नहीं है. His attack on the neighboring Buddhist monastery of Udantapuri, which is in close proximity to Nalanda Mahavihara, मतलब बहुत जो वहां से एकदम 10 किलोमीटर कोई डिस्टेंस है, आप घोड़ा से तो आपको ये so must have an adverse impact on the supply and patronage on which it was dependent. अगर एविडेंस नहीं है, लेकिन जो अगर आप उदंतपुरी को डिस्ट्रॉय कर तो रहे ये हो, माना जाता है कि बगल वाली भी आपने डिस्ट्रॉय करी होगी, पर करी होगी या उस पे इम्पैक्ट होगा उसका, क्योंकि आप बगल वाली मोनेस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, वहां पे बुद्धिस्ट मंक्स जो है आर बीइंग किल्ड, सो व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द नेबरिंग मोनेस्ट्री? तो वो तिब्बत दे विल स्टार्ट फ्लेडिंग, वहां से तो भागना शुरू करेंगे ना. ओके, क्या करेंगे वो? और उसके बाद जो है वो ये तिब्बतन जो मंक हैं धर्मस्वामी, वो ये कहते हैं कि उनका जो 1235 में, मतलब कि आफ्टर लेट अस से 40 years और 39 years ऑफ द इन्वेजन ऑफ उदंतपुरी, नालंदा वाज अगेन अटैक्ड बाय द तुरुस्कास ऑफ उदंतपुरी. ये लिखते हैं वो. जयदेव, who is another person, was arrested and put in prison by them, when he learned about their plans to raid Nalanda again. Okay. He succeeded in alerting Pandit Rahul Sri Bhadra about their plan, and all the 70 monks studying there left the Mahavihara except Dharmaswami. Okay. He adds that both of them hid in the temple of Gyananatha. A band of 300 Turuska marauders raided Nalanda Mahavihara. However, they could not find them and returned with whatever they could gather. तो फिर भी वो रेड कर रहे थे, फिर भी वो लूट रहे थे वहां से जो भी चीजें बच गई थी. So it was a continuous raid over, you know, ये नालंदा बार बार जलाएगी, बार बार जो है उसका, हाँ, नालंदा का पहले भी डिस्ट्रक्शन हुआ था. I mean,
Nalanda was destroyed even by the Huns just after it was founded. But it was rebuilt again, and there is also evidence of destruction of Nalanda by the Gauda king Shashanka, but it was again reconstructed by Harshavardhan. ओके सर, एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब नालंदा का ये डिस्ट्रक्शन होता है उस टाइम में ब्राह्मणिक उसको क्या कहते हैं जो ज्ञान है, हाँ, पुरानिक ब्राह्मणिज्म, हाँ, तो देयर इज एक सेकंड बस, उसमें रिफॉर्म्स हो रहे हैं। हाँ हाँ, और जो बुद्धिज्म का जो है वो तांत्रिक बुद्धिज्म बच रहा है, हाँ। वो पूरा का पूरा वो तांत्रिक बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये नालंदा का जो डिस्ट्रॉय होना, ये दोनों चीजें होना, क्या इसी वजह से बुद्धिज्म हिंदुस्तान से धीरे धीरे चला गया? हाँ, तो देखिए बुद्धिज्म में क्या हो रहा है कि बुद्धिज्म जो है धीरे धीरे वो इसोटेरिक रिलीजन बनता जा रहा है, मतलब कि उसमें जो मासेज हैं वो उनसे दूर होता जा रहा है, जबकि जो पुरानिक ब्राह्मणिज्म है या हिंदुइज्म है वो भक्ति मूवमेंट शुरू हो रही है और लोग जो है उसके नजदीक आते जा रहे हैं। जो गांवों के लोग हैं, गांव के लोगों में जो है हिंदुइज्म की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उसी समय ये भी हो रहा है। अब इससे क्या होता है कि बुद्धिज्म को जो पैटर्नेज मिल रहा था फ्रॉम द रॉयल पैटर्नेज जो उनको मिल रहा था, वो भी धीरे धीरे पाला पीरियड के बाद वो उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि पालाज आर द लास्ट, ऑलमोस्ट द लास्ट। हाँ, उनको कुछ कुछ जो है अभी भी मिल रहा है, क्योंकि नालंदा जो है जो 14वीं शताब्दी के शुरुआत तक फंक्शनल रही है, तो जो बोध गया के पीठापतिज हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बिट ऑफ इट, वो कुछ नया भी बनवा दे रहे हैं, कुछ मेंटेनेंस के लिए दे रहे हैं। लेकिन जो लार्ज पैटर्नेज था, रॉयल पैटर्नेज जो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में थी, जो हर्षवर्धन के समय में थी, जो पाला पीरियड में थी, वो खत्म होती जा रही है, वो खत्म हो गई। उसके बाद क्या होता है कि जो बुद्धिज्म है वो मासेज की रिलीजन नहीं रह जाती है, इट बिकम्स बीइंग प्रैक्टिस्ड इन द मोनेस्ट्रीज। एलीट, हाँ, एलीट कह सकते हैं, या जो है वो मतलब कि वो मिस्टीरियस हो जाती है, वो इसोटेरिक हो जाती है, तो जिसमें तंत्र आ जाता है। पर सर एक चीज है, बुद्धा ने तो ये कहा है कि भाई मेरा जो धर्म होएगा उसकी लैंग्वेज इतनी आसान होएगी कि वो आम आदमी भी समझ ले, तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बुद्धिज्म में 18 सेक्ट्स बन गए ना, क्योंकि और हर सेक्ट जो है बुद्धिज्म के वो भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, सो उनमें भी इंटरनल वीकनेस आ रही है बुद्धिज्म में। तो आप देखो नालंदा जो है वो बुद्ध ने जो बताया था वो था, उसको वो ओरिजिनल जो टीचिंग्स है पाली में वो हीनयान बन जाता है। अच्छा। और नालंदा बिकम्स ए सेंटर ऑफ महायान बुद्धिज्म। अच्छा। तो बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं उसमें ना। नालंदा में पढ़ाई संस्कृत में होती है। हाँ। बुद्ध ने कहा था कि नहीं, हम पाली में या हाँ मगही में ही करेंगे, मगधी में, मतलब मगधी प्राकृत में। लेकिन बाद में नालंदा बिकम्स ए सेंटर फॉर महायाना बुद्धिज्म, और महायाना बुद्धिज्म से धीरे धीरे जो है इट बिकम्स ए सेंटर ऑफ वज्रयाना बुद्धिज्म, या तांत्रिक बुद्धिज्म जिसको कहते हैं, बट इट्स ए वज्रयाना। तो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ माध्यमिका एंड योगाचारा जो फिलोसफीज हैं, दैट लीड्स टू द वज्रयाना फिलोसफी। एंड पाला पीरियड में तो नालंदा कंप्लीटली इज ए वज्रयाना सेंटर। और क्या होता है कि हिंदुइज्म इज ऑल्सो एसिमिलेटरी, तो वो बुद्ध जो है विष्णु के अवतार हो जाते हैं। then you see also the नाथ परंपरा जो है, नाथ संप्रदाय जो है, who are actually Buddhists, तांत्रिक बुद्धिस्ट think they are Buddhists, like मत्स्येंद्र नाथ है या गोरखनाथ है, बाबा गोरखनाथ। तो ये लोग जो है बुद्धिस्ट माने जाते हैं, लेकिन जो they also become the Hindus, they become, so they are the link between Buddhism and Hinduism. So Tantric Buddhism becomes almost like Hinduism. So जो डिफरेंस था बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ओके सर, उसी पीरियड की बात करें, उस 1000 साल की, जब बुद्धिज्म में
हिंदुइज्म में एक राइवलरी रहती है, एक कंपटीशन रहता है, और साथ में उसके जैनिज्म भी हो जाता है। जस्ट लाइक अशोक के फादर बिंबिसार जैनिज्म फॉलो कर रहे हैं, वो बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हैं अशोका, और कोई और वहां पे जैनिज्म को बढ़ावा दे रहा है। करेक्ट। और साथ में फिर एक टाइम आता है जब शंकराचार्य भी बुद्ध को विष्णु का अवतार बता देते हैं। इसका उल्टा फिर बुद्धिज्म वाले क्या कहते हैं, विष्णु ही को ही बुद्धिज्म का अवतार, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व है। हाँ, वो उल्टा बता देते हैं कि विष्णु जो है वो उस बुद्ध का अवतार है। करेक्ट। तो ये जो सारा का सारा सीन है, इसमें ब्राह्मणिक पावर्स का क्या रोल है बुद्धिज्म को इंडिया से बाहर करने में? नहीं, तो मैंने बताया ना कि देखिए ब्राह्मणिज्म जो है वो पॉपुलर होता जा रहा है क्योंकि वो मासेज के क्लोज है। यहाँ देखिए डेमोक्रेटिक, हाँ प्रैक्टिकल है, डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक इन द सेंस कि वो मासेज तक पहुंच रहा है ना। जबकि एट द सेम टाइम देयर आर नो सिमिलर एफर्ट्स बाय बुद्धिस्ट्स टू टेक इट टू द मासेज। And then the unfortunate invasion of Bakhtiyar Khalji happens. तो वो जो देखिए डिफरेंस ये है ब्राह्मण मतलब कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में कि आप पृष्ठ मतलब कि पंडित बनने के लिए हिंदुइज्म में आपको किसी भी शिक्षा की जरूरत नहीं है। आप जन्म गए, आप हो गए पंडित, है ना। जबकि बुद्धिज्म में आप को जो है यू हैव टू बी ऑर्डेन्ड एज ए मंक, पढ़ना लिखना पड़ेगा। नहीं, ऑर्डिनेशन मतलब कि वो आपको यू हैव टू गो थ्रू ए कोर्स एंड तब आपका देन ओनली यू कैन बी ए मंक, बुद्धिस्ट मंक। तो जैसा कि मैंने पढ़ा ना कि वहां पे किताबें रखी हुई है उदंतपुरी में, लेकिन कोई नहीं बचा कि किताबों में लिखा हुआ है क्या बताने के लिए, सबको मार दिया गया है ना। तो उसी तरह से जो अब कोई नहीं बचा नए बुद्धिस्ट मंक बनाने के लिए, क्योंकि आपको तो बरसों तक पढ़ना है उसके लिए ना। यू कांट बिकम ए बुद्धिस्ट मंक जस्ट बाय बीइंग बोर्न ए बुद्धिस्ट। तो वो जो है वो खत्म हो गया एंड तो कोई बनाने वाला ही नहीं रहा आगे। ओके। तो ये भी कारण था। एक चीज ये भी कहा जाता है कि ये जो डोमिनेटेड वो जो ब्राह्मणिक जो था उस वक्त कि भाई बुद्धिस्ट ये मोनेस्ट्री भी जलाई गई, उनको भगाया भी गया, तो ये भी मिसकंसेप्शन है। नहीं देखिए, हिंदुइज्म का तो मेरा तो यही, आई मीन देयर आर एग्जांपल्स ऑफ वायलेंस आल्सो, जैसे गौड़ा किंग शशांक का तो है ही है एग्जांपल, लेकिन जो ज्यादातर आप देखेंगे कि जो कल्चर रहा है ब्राह्मणिज्म में, हिंदुइज्म में, वो रहा है शास्त्रार्थ का, है ना। 1000 साल से चल रहा था। वहां भी तर्क तो है। हाँ, तर्क है ही है। तर्क की शुरुआत भी वहीं से होती है, क्योंकि देखिए आप इसमें पढ़ेंगे किताब में कि क्यों नालंदा जो है सारिपुत्रा, क्यों इतने महत्वपूर्ण रोल सारिपुत्रा का था, क्योंकि सारिपुत्रा के जो फादर थे वो तर्क कर रहे थे, और उनको नालंदा जो गांव है वो दिया गया था मगध के जो वो नाम तो उसकी माँ के नाम पे, हाँ, सारिका के नाम पे, सारिपुत्रा ना, सारिका जिसका मतलब मैना होता है। तो ये तो तर्क और वितर्क की जो परंपरा रही है वो तो पहले से रही है। क्योंकि वो तो बुद्धिज्म से भी पहले की है ना। तो तर्क तो हमेशा रहा है। और हिंदुइज्म में अगर ये परंपरा रही होती कि मार दो, काट दो, है ना, जला दो, तो वो तो बरसों पहले ही हो गया होता ना। लेकिन नालंदा में तो शास्त्रार्थ की जगह थी। वहां पर सभी संप्रदाय के लोग जो है शास्त्रार्थ के लिए आते थे। तो ये तो शास्त्रार्थ रहा। बुद्धिज्म ने बहुत कुछ हिंदुइज्म से लिया, हिंदुइज्म ने बहुत कुछ बुद्धिज्म से लिया। उस समय जो है ऐसा, जैसा आपने बताया ना कि अशोक के पिता जो थे वो जैन थे, बिंबिसार को जैन जो है लोग कहते हैं कि वो जैन थे, बुद्धिस्ट कहते हैं कि वो बुद्धिस्ट थे। तो उस समय ये हार्ड एंड फास्ट जो हार्ड एंड फास्ट जो बाउंड्रीज थी ना, वो नहीं थी। और जैसे कि जो गुप्ता डायनेस्टी के किंग्स थे जिन्होंने नालंदा की स्थापना की, वो हिंदूज थे। सक्रादित्य जो है, कुमार गुप्ता, तो वो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री को क्यों बनाएंगे, है ना। तो उस समय जो है ये नहीं होता था कि हम मतलब कि एकदम कट्टर ये हैं और कट्टर वो हैं, है ना। तो द बाउंड्रीज वर पोरस मतलब कि आदान प्रदान की संभावना रहती थी और फ्रीडम था। जैसे हर्षवर्धन को हिंदू किंग माना जाता है, लेकिन वो हर्षवर्धन जो है वो नालंदा के सबसे बड़े पेट्रन है
हाँ, वो पैटर्नाइज किया उसने। हाँ उन्होंने ही नालंदा को रिकंस्ट्रक्ट करवाया। कितना जबकि शशांक ने नालंदा को जलाया, है ना? हाँ। जलाया या डिस्ट्रॉय किया, है ना? तो ये कहा जाता है कि उस समय जो रूल्स थे या जो बाउंड्रीज थी वो पोरस थी। और एक दूसरे के साथ संवाद होता था, जैसे कि इनको शंकराचार्य को ही क्रिप्टो बुद्धिस्ट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है वो बहुत सारी बुद्धिज्म से चीजें ली, है ना? तो ये था। अब क्या होता है कि 12वीं शताब्दी के बाद जो है वो नालंदा का बख्तियार खलजी के द्वारा जो डिस्ट्रक्शन है उसका 1193 माना जाता है। 1196 कहिए, 93 96 जो है, या कई लोग एंड ऑफ मतलब 13th सेंचुरी 12th सेंचुरी कहते हैं। हाँ, एंड ऑफ 12th सेंचुरी। हाँ, तो जो वो समय है, उस समय ही क्यों जो है वो देयर आर नो फर्दर कोई नए लोग नहीं आते हैं उसको बनाने के लिए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो है आफ्टर द फॉल ऑफ गाडलावाला डायनेस्टी जो है, जो बनारस की है, उनके फॉल होने के बाद देयर इज नो मेजर पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म। तो वो सारे तिब्बत चले गए लोग बाग, जो बहुत लोग हैं, कई लोग दूसरे देशों में चले गए, अलग अलग जहां जिनको मौका मिला वहां चले गए। हाँ, बिल्कुल दे फ्लेड, नो, बिकॉज अगर आज देखिए, आज की स्थिति में आज आप यहाँ हैं और पास में जो है आपको खबर मिल रही है कि वहां लोग मारे जा रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे? भागेंगे ना, कि वो इंतजार करेंगे। तो कुछ लोग तो करेजियस थे, जैसे 70 लोग जो बचे हुए हैं 1235 में धर्मस्वामी, तो वो उनके बाद भी रेड्स हो रहे हैं। लेकिन जो लास्ट मंक ऑफ नालंदा है, उनका जिनका एविडेंस मिलता है इस ध्यान भद्रा, वो भी बिहार से थे, और ध्यान भद्रा कहते हैं कि हमारा ऑर्डिनेशन जो है नालंदा में हुआ है, और वो बिगिनिंग ऑफ 14th सेंचुरी जो है वो जाते हैं कुबले खान के कोर्ट में, नालंदा में ऑर्डिनेशन के बाद। हाँ, और उसके बाद फिर वो चीन और कोरिया जाते हैं, और कोरिया में उनका जो है एक स्तूपा भी है बना हुआ। तो नालंदा जो है तब भी फंक्शनल था, मतलब फंक्शनल इन द सेंस नॉट इन द सेम वे एज इट वाज ड्यूरिंग द पाला पीरियड, बट इन ए वेरी स्मॉल वे, लिंपिंग, मतलब कि किस तरह से लड़खड़ाते हुए जो है चल रहा था, आखिरी सांसें ले रहा था। ओके सर, एक इंटरेस्टिंग सवाल है, और मैंने काफी लोगों से पूछा भी है। जैसे हम 563 से बात करते आ रहे हैं, बुद्धा के जन्म से लेकर, और 1193 ये वाला जो पीरियड है हिंदुस्तान के लिए सबसे गोल्डन पीरियड कहा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड है अकॉर्डिंग टू सिविलाइजेशनल हिस्ट्री। तो वो जो सिविलाइजेशन है वो हिंदू सिविलाइजेशन थी, बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन थी, या उसी सिविलाइजेशन को इंडियन सिविलाइजेशन कहा जाता है? या एक सेकंड, या फिर वो एक वेव है कि भाई सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो 19th सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है, उससे पहले ऐसी वेव्स आती रही हैं, लोगों के इस तरीके के कल्चर आते रहे हैं, डिस्ट्रॉय होते रहे हैं, दोबारा कंस्ट्रक्ट होते रहे हैं, वो है क्या असल में? वो एक तरह से आप कहिए तो वो उसको हम इंडियन सिविलाइजेशन कहेंगे, क्योंकि वो उसमें सभी लोग हैं। तो क्या जैसे आपने उसका उत्तर आपने ही दे दिया है, क्योंकि आपने कहा कि उत्तर भी दे दिया। हाँ, क्योंकि अशोक के पिता कौन थे? वो जैन थे, है ना? ये गुप्ता जो डायनेस्टी थी, गुप्ता डायनेस्टी जिन्होंने नालंदा को बनाया, वो हिंदूज थे, है ना? हर्षवर्धना हिंदू भी थे, बुद्धिस्ट भी थे। तो आप नहीं कह सकते ना इसको कि ये बुद्धिस्ट ये है, या ये हिंदू है, या ये जैन है। तो ये क्या है? ये इंडियन है ना? अच्छा। सो बिकॉज इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ एवरीथिंग कमिंग टुगेदर। तो इंडियन होना क्या मतलब? इंडियन होने का मतलब कि सब है उसमें, क्योंकि वो पोरस है ना, बाउंड्रीज आर नॉट देयर। अच्छा, सो खुला है सब। हाँ, खुला है सब कुछ। पिताजी का मन है कि हम आज जैन हमें अच्छा लग रहा है तो हमने जैन कर लिया। अशोक का मन हुआ कि नहीं, बुद्धिज्म बढ़िया है, तो ये कितनी अच्छी चीज है। हाँ, तो यही तो भारत की सुंदरता और विविधता तो यही है ना, कि सब कुछ जैसे भारत में जो है सभी चीजें जो है वो सम्मिलित हो जाती है। एसिमिलेटिव जो पावर है भारत का, कहते हैं ना कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ खास है कि ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी, है ना? तो ये भारत की खूबसूरती है कि इसमें जो भी आया भारत में समा गया। तो ये भारतीय संस्कृति है। और आपसे मैं सहमत हूं कि भारत का जो गोल्डन पीरियड रहा है, जैसे जो डैलरिम्पल की किताब भी है द गोल्डन रोड, वो उसी पीरियड को कवर करती है, 3rd सेंचुरी BC टू 12th सेंचुरी AD। So
तो आप ये देख सकते हैं कि व्हाट हैपेंड, इट्स नॉट जस्ट द इन्वेजन्स जो होते हैं ना, इन्वेजन्स हैपेंस बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल वैक्यूम। और तो जो आप कह सकते हैं कि सभी लोग 12वीं शताब्दी में जो है इन्वेजन शुरू हो गया, बट उसका कारण क्या था? You have to look inside, na, what happened. There were fights, internal fights. There were fights between the Palas and the Senas and then Cholas. तो सभी एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो जब आप एक दूसरे से लड़ोगे इंटरनली तो आप वीक हो जाओगे, एंड व्हेन यू बिकम वीक, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो वायरस और बैक्टीरिया और सारे इन्फेक्शन सारे आ जाते हैं आपके पास। तो वी शुड लुक एट कि फॉरेन इन्वेजन हुआ क्यों, why Bakhtiar Khalji was able to walk into Odantpuri with only 200 horsemen, क्यों? ये हमें सोचना पड़ेगा ना। सारे ज्ञानी बैठे रह गए, वो आके बदमाश तो तो अगर आपका डिफेंस होता उस समय, तो कैसे कोई आ सकता है? ये भी है ना सर। एक अलेक्जेंडर कनिंघम हुए हैं, वो भी बड़े गजब के आदमी। जी 1836 में एक्सकर्शन स्टार्ट किया, और उन्हीं को क्रेडिट जाता है सारा नालंदा निकालने और भी बहुत काम करे उस बंदे ने। और ये जो सरिपुत्रा और क्या नाम था, मगयालयन, क्या नाम बताया था? मोगल्यायना, इन दोनों के रेलिक्स भी उसको मिले। और एक उनके सबऑर्डिनेट और आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो ये दोनों तो उन रेलिक्स को लंदन ले गए, और बीच में तो एक वो दोबारा डुबा दिया समुद्र में उसने। करेक्ट। तो ये चोरी चारी करके भी सामान सही नहीं पहुंचा सकते थे क्या पते पे? क्या सीन है अलेक्जेंडर कनिंघम का, और जो बुद्धिस्ट साइट्स जो अभी निकली है? तो देखिए, नालंदा जो महाविहार का डिस्कवरी है ना, डिस्कवरी वाज डन बाय फ्रांसिस बुकनन हैमिल्टन। सो उन्होंने जो है वो उस गांव को, उसका नाम भी था उस समय नालंदा नहीं था, बड़ा गांव था। बड़ा गांव, हाँ। तो बड़गांव को उन्होंने देखा 1811-12 में, मतलब कि बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी कह सकते हैं। एंड इट वाज मार्कम किट्टो हु एस्टैब्लिश्ड द कनेक्शन बिटवीन द साइट एंड द रूइंस ऑफ नालंदा महाविहार। क्योंकि वो बड़गांव तो बड़गांव था, किसी को ये नहीं मालूम था कि ये नालंदा है, और नालंदा तो भूल चुके थे लोग, तो किसी को पता नहीं था। लेकिन 1847 में, मतलब कि हमारे इंडिपेंडेंस से 100 साल पहले, 1847 में मार्कम किट्टो जो थे, उन्होंने जो है ये इस्टेब्लिश कर दिया कि ये साइट जो है बड़गांव का, वही जो है नालंदा महाविहार का रूइन है। और 1853 में जो है फ्रेंच साइनोलॉजिस्ट जो है स्टानिस्लास जूलियन ने जो है उन्होंने मैंडरिन से जो है वो इसकी जो स्वानसांग जो चाइनीज ट्रैवलर हैं, द टंग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन, उसका अनुवाद किया फ्रेंच में। और 18 सील्स भी मिली हैं 1853 में। एंड वो लोगों, दिस फायर्ड द इमेजिनेशन ऑफ स्कॉलर्स जब व्हेन इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू फ्रेंच। अच्छा, मैंडरिन से। हाँ, उसके बाद जो है अब इसके बाद जो है वो ना जो आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम सीन में 1862-63 में। तो he comes much later, and he conducts an archaeological inquiry at Nalanda in 1862-63, which is published in 1871. और 1872 में जो है एम ब्रॉडले जो है, जो डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं ऑफ बिहार डिस्ट्रिक्ट, उसका जो है he starts excavating the great central tumulus, जो बहुत बड़ा माउंड है, सबसे ऊंचा माउंड है, जो कि स्तूपा नंबर 3 ही होगा, उसका एक्सकैवेशन वो शुरू करते हैं। और फिर तो मतलब इसके बीच में 100 साल बीत जाते हैं, और फिर 1915 से 1937 तक जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसका सिस्टमैटिक एक्सकैवेशन करती है। तो आप देखिए कि 1817 में जो है 1811 में 12 में पहली बार जो है बड़गांव जो है को नोटिस किया जाता है, और 1915 से 1937 तक उसकी जो है खुदाई होती है सिस्टमैटिक रूप से ASI के द्वारा। और जो ग्रेट स्तूपा है, जो सरिपुत्रा का स्तूपा है, द ग्रेट मॉन्यूमेंट, उसका जो है वो मतलब सबसे पहले शुरुआत होती है वहाँ से। और इस तरह से नालंदा अभी कितने बचे हैं जो एक्सकैवेट होने हैं? ये कहा जाता है कि अभी सिर्फ 10% ऑफ नालंदा हैज बीन एक्सकैवेटेड, 90% बचा। तो अभी 90% क्यों नहीं हो रहा?
वो तो आपको आप तो एएसआई सरकारी से आदमी। एएसआई से आप पूछना तो होगा सरकार के आदमी फिर भी। आपने कोशिश नहीं करी कि भाई इनको करो यार, जल्दी से पता लगे। अभी तो इस पर अवेयरनेस ही हो रही है, क्योंकि वहां नालंदा में तो इन्हीं के बारे में किसी को पता नहीं है कि अच्छा। वहां पे कौन थे, क्या नालंदा का कॉन्ट्रीब्यूशंस था, नालंदा का जो इम्पोर्टेंस है वही लोगों को, ये किताब ही बहुत समय बाद आई है। अच्छा, तो नालंदा पे जो है, नालंदा पे जो एक रिसर्च, किताब और है नालंदा पे शायद जी जी जी, हिंदी की, नमित है या हाँ इसमें आपने हाँ हाँ, मैंने तो रेफरेंस डाला मैंने आपने? डाला हुआ है, हाँ। तो नालंदा जो है उसके, उस पे जो अवेयरनेस है ना, उसमें जो है बहुत कमी है। नालंदा में के आसपास के क्षेत्रों में जो नालंदा के इतने बड़े बड़े ग्रेट मास्टर्स थे उनके बारे में जानकारी नहीं है। नालंदा का क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा है उसके बारे में जानकारी नहीं है। एक बी आर अम्बेडकर का कोट है जी जी, डिक्लाइन वाले चैप्टर में हाँ सबसे हाँ, पहले, हाँ वो हाँ उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। हाँ। तो बी आर अम्बेडकर जो है ना, वो अपने ये बता रहे हैं कि किस तरह से बुद्धिज्म का डिक्लाइन हुआ भारत में। और वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उनका व्यू पॉइंट है इसके बारे में कि, और वो ये कहते हैं कि द डिसअपियरेंस ऑफ बुद्धिज्म फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन ए मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज टू एवरीवन who cares to think about the subject, and is also a matter of regret. But it lives elsewhere. In India alone, it has ceased to exist. How could such a thing have happened? In dealing with these subjects, people fail to make a very important distinction. It is this distinction between the fall of Buddhism and the decline of Buddhism. So it is necessary to make this distinction because the fall of Buddhism is one, the reasons of which are very different from those which brought about its downfall. Okay. For the fall is due to obvious causes, while the reason for its decline are not quite so obvious. Okay. तो ये वो एग्जामिन करते हैं, एंड जो है उनका जो कहना है वो ये कहना है कि जो देयर कैन बी नो डाउट that the fall of Buddhism in India was due to the invasions of the Muslims. Islam destroyed Buddhism not only in India but wherever it went. But Islam came into being. Before Islam came into being, Buddhism was the religion of Bactria, Parthia, Afghanistan, Gandhar, and Chinese Turkestan, as well as it was the whole of Asia. In all these countries, Islam destroyed Buddhism, as Vincent Smith points out. So he quotes him about what happened at Odantapuri in Bihar Sharif. You know? Okay. And then he talks, which I told you about the priesthood. You know, such was the slaughter of the Buddhist priesthood perpetrated by the Islamic invaders. The axe was struck at the very root. For by killing the Buddhist priesthood, Islam killed Buddhism. This was the greatest disaster that befell the religion of Buddha in India. Okay. This is his opinion or point of opinion. But there is also an opinion of another great scholar, and this one is our own second president of India, Dr. S. Radha कृष्णपल्ली। yes. So राधा कृष्णपल्ली, yes. और वो उन्होंने तो बड़ा गजब का लिखा है वो जी, तो इसी के जस्ट आगे कहीं पे है। हाँ, तो what he says that he writes सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हाँ, तो उन्होंने जो बात बताई है, that is also very interesting. He writes that the vital reason for disappearance of Buddhism from India is the fact that it became ultimately indistinguishable from other flourishing forms of Hinduism. Vaishnavism, Saivism, and Tantric belief. Mahayanism was unable to acquire the prestige of primitive Buddhism, and so proved weak and vacillating in its conflicts with Brahmanical religion. Okay. Throughout its conquest, it did not aim at the suppression of other religions, but tried to suffuse them with its own ethical spirit. Early Buddhism included Indra, Brahma, and other divinities. He goes on, So he tells ultimately that, Buddhism found that it had nothing distinctive to teach.
when the Brahmanical faith included universal love and devotion to God, proclaimed Buddha to be an avatar of Vishnu. The death knell of Buddhism in India was sounded. Buddhism died a natural death in India. So he does not blame Islam for. एक बात तो है सर, हाँ इस देश में अभी तक किसी को नहीं पता है सच्चाई क्या है। जी सबने उसके तीन चार लॉजिक्स बता दिए जी जी कि ये लॉजिक हो सकता है, ये लॉजिक है, ये लॉजिक है। राइट एक रियल कॉन्क्रीट लॉजिक क्यों डिक्लाइन हुआ, क्यों बुद्धिज्म चला गया, वो कोई है ही नहीं, किसी भी स्कॉलर के पास नहीं उसका आंसर है। तो वो बड़े एक्सट्रीम ओपिनियंस है फिर है वो। ये पूछना चाहेंगे। हाँ तो मैंने इसमें लिखा है ना, आई हैव रिटन दैट डिक्लाइन ऑफ Buddhism can be examined over a span, over a time span stretching centuries. And in fact, the decline of Nalanda as well. The immediate cause of the decline was the foreign invasion of the north and central India and the destruction of a network of Buddhist monasteries in Magad and support system that sustained these Buddhist monasteries, as well as the prevailing power vacuum in the region after the decline of the Palas. The intermediate cause of decline of Nalanda was resurgence of Brahmanical Hinduism, which subsumed the Vajrayana or Tantric form of Buddhism, which had started resembling the ritualistic Saivism. Okay, so ये तांत्रिक फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है क्या चीज? जैसे तांत्रिक फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म इज, अपन तांत्रिक की बात करते हैं, वही वाला तांत्रिक है कुछ और है? नो, आई मीन तांत्रिक फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जो है ना, वज्रयाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, जो कि तिब्बत में प्रैक्टिस की जाती है अभी भी। क्या होता है उसमें जो है ना, बेसिकली इट बिकम्स द यूज ऑफ द, इसमें मैंने लिखा है जो आप देखेंगे, जो तांत्रिक फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म के बारे में मैंने डिटेल्स बताए हैं कि क्या है वज्रयाना, क्या है ना। तो जो वज्रयाना जो है आपका, मैं आपको बता दूं कि जो है ये फिलॉसफी ऑफ वज्रयाना जो है ना, वज्रयाना ऑल्सो नोन एज मंत्रयाना और तंत्रयाना इज अ स्कूल ऑफ थॉट ऑफ महायाना दैट इवॉल्व्ड एट नालंदा महाविहारा and has its roots in the Yogacara philosophy practiced at Nalanda. It symbolizes the union of male and female, emphasizing the practice of individuality, of wisdom and compassion. Its practice is characterized by mantra dharani, chanting, the making of mandalas, Buddhist devotional images, and mudras, ritual gestures, all of which are extensively used. While Tantrayana lost followers in India, especially in eastern India after the fall of Nalanda and other Mahaviharas in eastern India, it gained popularity in Tibet, Mongolia and East Asia. Acharya Padmasambhava or Guru Rinpoche carried the Tantric Buddhist principles developed at Nalanda to Tibet. Assimilating the same with the local Phon religion, Acharya Padmasambhava made Buddhism acceptable to the wider society in Tibet, which accepted it as a state religion. He also credited with having established the Nyingma school of Tibetan Buddhism, from which other schools of Tibetan Buddhism originated. And the third, तो सर theoretically समझ नहीं आएगा, तो practice करके देखना पड़ेगा। तो जो last है, the long-term cause of Nalanda's decline was the protracted and gradual withdrawal of royal patronage to Buddhism. While Bhaktyar Khalji's raid damaged the networks and the support system of Buddhist monasteries in East India physically, the declining patronage and deepening political instability prevented the repair and establishment of the new Buddhist monasteries. Okay. बताओ। I have a few questions. First of all, is like how do you see Anand's role in changing the interpretation of like the transformation from Hinayana to Mahayana? You mean the Buddha's disciple, Yeah. Ananda? Yeah. Ananda's role, I mean, Mahayana Buddhism comes much later actually, it becomes prominent with Nagarjuna. There are other schools which are considered to, to be precursor of Mahayana Buddhism. Because what is the main difference between Mahayana Buddhism and Hinayana Buddhism is the worship of Buddha as a god. So Mahayana Buddhism has the concept of Bodhisattva. And Bodhisattvas are these beings who are capable of enlightenment, but yes, but withhold their enlightenment to help people. It's like being a mentor that
in today's world. So bodhisattva is a very interesting concept. Like if you are being kind to somebody, you are helping somebody to achieve their goals. So you are a bodhisattva, like Dr. Ambedkar is considered to be a bodhisattva. Okay. So bodhisattva is more like a quality, so that it's the ability, your ability or your willingness to help others to achieve their goals. So, and then withhold one's own enlightenment, for that sake. And Buddha is being worshipped, So you see, the first image of Buddha, which is called Udayana Buddha, is so Mogglayana himself is credited with creating the image of Buddha. I write in this book because see, Buddha Buddha forbid that anybody should worship him. So he should not be worshipped as a god, and that's the difference between Hinayana Buddhism and Mahayana Buddhism. उन्होंने तो ये भी कहा था मेरे स्टैचू मत बनवाना, पर वर्ल्ड में आज सबसे ज्यादा स्टैचू बुद्धा के हैं। एकदम हमने भी बना रखा है जी। तो जो वर्ड बुद्ध आती है ना, बुद्ध, इट कम्स फ्रॉम बुद्धा, बुद्ध से। अच्छा, बुद्ध शब्द भी बुद्धा से कि बुद्धा का बुद्ध। ओके। And sir, my next question is जो डिबेट ओरिएंटेड लर्निंग प्रोसेस था नालंदा में सर, वो जो प्रैक्टिस थी वो नालंदा से पहले और बाद में भी मतलब डू वी सी एनीवेयर एल्स और वो कहाँ से वो प्रैक्टिस चालू हुई? बहुत रेयर और बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस है। हाँ, तो डिबेट और डिस्कशन की जो प्रथा रही है ना, वो इट प्रीडेट्स बुद्धिज्म एक्चुअली, बिकॉज इंडिया में जो फिलोसॉफिकल सिस्टम का ग्रोथ रहा है। हाँ, एक कुदग्रशालाज, हाँ, एक कुदग्रशालाज जो एक जो प्लेस थी जहाँ लोग डिबेट करते थे। हाँ। तो ये जो डिबेट और डिस्कशन की जो परंपरा रही है वो बहुत ही पुरानी है भारत में, और उसी से जो है फिलॉसफीज भारत क्यों जो 6th सेंचुरी BC था, दैट वाज द पीक पीरियड ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट फिलॉसफीज। तो लेकिन उसके पहले भी कई सारी फिलॉसफीज जो हैं रही हैं। तो फिलॉसफी का निर्माण डिबेट एंड डिस्कशन से ही होता है, और डिबेट एंड डिस्कशन इज एट द हार्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक मेथड, बिकॉज जब तक आप प्रश्न पूछेंगे नहीं, किसी चीज़ को क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक आपको उत्तर नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चनिंग बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो जो डिबेट एंड डिस्कशन की जो परंपरा रही है, जैसे मैं इस किताब में भी लिखता हूँ, क्योंकि जो सरीपुत्रा के जो पिताजी थे, ही वन द डिबेट कंपटीशन, और जो तर्कशास्त्र था उसका कंपटीशन उन्होंने मगध में जीता था, और इसलिए उनको नालंदा जो है वाज गिवन एज ए ट्रॉफी। और वही जो भी जीतेगा वो डिबेट, उसको वो मिलेगा। ये परंपरा चली आ रही थी एज पर द लेजेंड। इसका हिस्टोरिकल एविडेंस जो नहीं है, बट इट्स अ लेजेंड, विच इज देयर इन द बुद्धिस्ट बुक्स। सो तो शुरुआत तो बहुत पहले से ही रही है उसकी। एंड नालंदा में जो है वो ये जो नालंदा, देखिए 14वीं शताब्दी के पहले में नालंदा physically it died. It was a physical devastation, but Nalanda survived. The idea of Nalanda lived. And in 15th century actually, Nalanda is founded in Tibet. उसका नाम है फेनपो नालेंद्रा, क्योंकि Tibetans call Nalanda as Nalendra. Nalendra. हाँ. Okay. तो फेनपो नालेंद्रा was established in Tibet just a century after the devastation construction. हाँ, when Nalanda stopped functioning, है ना। और उसके बाद से जो है, और फेनपो नालेंद्रा became another Nalanda, where the number of students ranged from few thousands. तो वहाँ पे जो है ये नालंदा का कंटिन्यूएशन एक तरह से हो गया, है ना। और उसमें 700 रेजिडेंट्स मंक्स थे, ये कहा जाता है। उसकी जो शुरुआत है 1435 में हुई इन नियर लहासा, वेरी क्लोज टू, हाँ कैपिटल। हाँ, और जो है उसके बाद आप देखिए कि एक तरह से कंटिन्यूएशन रहा है यूरोप में जो है।
टुलूस फ्रांस में 1981 में नालंदा की स्थापना हुई। फिर आपका ब्राज़ील में 1989 में नालंदा बुद्धिस्ट सेंटर वाज। सो देयर आर, टोरंटो में है, ये मलेशिया में है, थाईलैंड में है, इंडोनेशिया में है, सर सिंगापुर में है। तो पूरी दुनिया में जो है नालंदा जो है बनता ही जा रहा है। सो इन ए वे द छोड़ आइडिया के ऑफ हिंदुस्तान को। नहीं, हिंदुस्तान में भी नालंदा बना सर उसकी 1951 बात में। करेंगे। बिफोर दैट आई वांट टू आस्क यू पर्सनल क्वेश्चन। जैसे राहुल शंकरत्यान की स्टोरी है लहासा की ओर, और वो टेक्स्ट बुक्स पे भी पढ़ाई जाती है, स्कूल बुक्स में। तो वहाँ वो पढ़ के मेरा तो बड़ा मन था लहासा जाने का। आपका मन नहीं हुआ कभी लहासा जाने का? नहीं, जरूर। मैं तो नेपाल में रह चुका हूँ। वहाँ से तो और भी नज़दीक है। जाने तो नहीं देते पर अब चाइना में। जी। आप पूछो। लास्ट क्वेश्चन ये था कि व्हाट वर द सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियोस लेड टू दैट कि इतना कल्चरल इंटीग्रेशन हो रहा है बाहर से भी और लोकल सब कॉन्टिनेंट से। तो सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियोस कैसे थे कि हाउ लाइक पीपल वर वेलकम, दे वर यू नो एक्सेप्टेड आउटसाइडर्स? तो अगर आप देखेंगे कि किस तरह से नालंदा में वेलकम होता है स्वान-सांग का, तो आप हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है कि किस तरह से जो है उनका वेलकम होता है नालंदा में। एंड ये जब स्वान-सांग आते हैं तो बहुत सारे लोग जो है ये कहते हैं कि ऑन द 10th डे he went to the Nalanda temple. The congregation there had selected 4 of their members of distinguished position to go and meet him. Bahar mein, journeying in their company about 7 yojana, he reached the farmhouse belonging to the temple. तो उनका बहुत भव्य स्वागत होता है। उनको लोग हाथी एक देते हैं, एक सर्वेंट होता है उनके पास। उनको जो सबसे बढ़िया जो राइस होता है, महासाली राइस, वो जो है वो उनको दिया जाता है प्रोविज़न में। बटर है, मिल्क है, जितना चाहिए उनको दिया जाता है खाने के लिए। और वो सबसे बढ़िया जो है जगह में रहते हैं। तो इस तरह से जो है स्कॉलर्स का वेलकम होता था वहाँ पर। तो और वहाँ की जो सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, इंडिया बहुत ही स्टेबल और इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस था फॉर ऑल दीज ईयर्स, फॉर एटलीस्ट दीज 1500 ईयर्स। तो क्योंकि आप जब तक प्रोस्पेरस नहीं होंगे, आप मोनेस्ट्रीज को सपोर्ट ही नहीं कर सकते। तो हर्षवर्धन जैसे 200 विलेजेस अलोकेट करते हैं नालंदा के लिए कि उसका जो रेवेन्यू है नालंदा को जाएगा। उसी तरह से और जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं उनको भी तो विलेजेस वैसे होंगे। तो ये उस समय की स्थिति थी। और जो है पॉलिटिकली आप स्ट्रांग रहते हैं, इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग रहते हैं, तभी आपके इंस्टीट्यूशंस चलते हैं। ओके। हाँ सर, एक जो जैसे यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्शन है उसमें एक यूनिवर्सलिटी आती है कि कोई लिमिट नहीं है नॉलेज। एक उसके साथ इंक्लूसिविटी का भी कॉन्सेप्ट आता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी हो वो इंक्लूसिव होनी चाहिए ताकि जो भी सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस हैं रिप्रेजेंट हो वहाँ पे। तो जैसे जो इंडिया की हम हिस्ट्री देखते हैं, सिविलाइजेशनल हिस्ट्री देखते हैं, 2 फैक्टर हैं एक्सक्लूजनरी फैक्टर। एक तो जेंडर के बेसिस पे एक्सक्लूजन और दूसरा कास्ट के बेसिस पे। तो कास्ट और जेंडर के पर्सपेक्टिव से हाउ इंक्लूसिव वाज नालंदा? हाँ, तो देखिए, अगर आप देखें कि नालंदा में जो सिस्टम था द्वारपाल पंडित का, डिबेट का, वो उसमें तो कहीं ये नहीं नजर आता है कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। आपको सिर्फ वो प्रश्न पूछेंगे और शास्त्रार्थ होगा, और आप अगर उसका उत्तर दे देते हैं तो आप नालंदा में घुस जाते हैं, है ना। तो वहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको तभी एंट्री दी जाएगी यदि आप ब्राह्मण हो या। और बुद्धिज्म क्या था? बुद्धिज्म तो इंक्लूसिविटी के लिए था ना। बुद्धिज्म में तो जो है जब बुद्ध ने 2 शिष्य बनाए मेल डिसाइपल, तो 2 फीमेल डिसाइपल्स भी थी। तो और जो अगर आप बुद्धिस्ट लिटरेचर देखेंगे तो जो सबसे पहली जो बुद्धिज्म की जो लिटरेचर है वो थेरी गाथा है। मतलब जो लिटरेरी है, लिटरेरी चीज, जिसका बुक ऑफ बिहार लिटरेचर की शुरुआत थेरी गाथा से होती है। तो थेरी गाथा की नन्स जो हैं, थेरी मतलब एल्डरली नन, लेडीज। तो और थेरा मतलब कि जो वो हुए ना, मेल हुए। तो थेरी गाथा जो है उसमें अगर आप पोएम्स पढ़ेंगे नन्स की लिखी हुई, तो आपको लगेगा कि कैसे पोएम्स लिख रहे हैं। वो ऐसे पोएम्स हैं कि आज लिखे गए हों,
इतने इतने मतलब कि इतने लिबरेटेड पोएम्स हैं, इतने उसमें इतना फेमिनिज्म है ना, उतना पावर है। तो मैं कहूँगा कि बुद्धिज्म का जो मेन इंटरवेंशन था वो था टू लिबरेट द सोसाइटी फ्रॉम द ब्राह्मणिकल जो होल्ड है ना, उससे लिबरेट करने के लिए था। तो उसमें विमेन भी गिवन इक्वलिटी एंड देयर वाज नो क्वेश्चन ऑन द कास्ट, क्योंकि भारतीय समाज का तो कास्ट जो है वो हमेशा से ही जो है बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंशियल रहा है। तो उसमें और भाषा भी थी कि कॉमन संस्कृत नहीं बोली जाएगी, बुद्ध संस्कृत नहीं बोलते थे, कॉमन लैंग्वेज, वो कॉमन लैंग्वेज में बात करते थे। तो अब नालंदा की अगर हम बात देखें तो नालंदा में जो एंट्री थी, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। if you could have studied and were meritorious enough, you will get entry there. Now question of female participation. So जो मुझे लगता है कि I have not come across कोई भी masters of Nalanda who are women, जो luminaries हैं या जिनके बारे में मैंने historically देखा है। लेकिन जब नालंदा वज्रयाना फेज में चला गया तो वज्रयाना प्रैक्टिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट फीमेल। जैसा मैंने आपको बताया ना कि इट्स द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल। सो आई डू थिंक दैट इन the phase when Nalanda went into Tantrayana in the later centuries, from 8th century onwards, आप कहिए 8th to 12th century, 400 साल तक female would have played an instrumental role in the practice of वज्रयाना बुद्धिज्म। ओके। और सर एक ये भी है, जैसे हम सोमनाथ की बात करते हैं तो एक माना जाता है कि जैसे सोमनाथ का डिस्ट्रक्शन हुआ, इस्लामिक इन्वेजन हुआ, उसके बाद में जो एक कलेक्टिव मेमोरी बनी सोसाइटी में कि सोमनाथ का डिस्ट्रक्शन के रीति नहीं रहा। जब नालंदा का डिस्ट्रक्शन हुआ, लूटा या फिर जो भी इन्वेजन किया, तो उसके बाद कोई कलेक्टिव मेमोरी में या ओरल हिस्ट्री में नालंदा सर्वाइव कर पाई या नहीं? क्योंकि हम सीधा देखते हैं फिर लाइक 1862 में कनिंघम आते हैं, फिर 1812 पहली बात लिखते हैं कि यहाँ पे नालंदा या कुछ यूनिवर्सिटी वगैरह हुई। तो कलेक्टिव मेमोरी में क्या नालंदा सर्वाइव कर पाई? मुझे लगता है कि जो क्या हुआ कि उसके बाद जो है ना, मुझे कोई एविडेंस नहीं मिलता है नालंदा का आफ्टर 14th सेंचुरी, अर्ली 14th सेंचुरी, मतलब इधर मगध में, क्योंकि मैं तो नालंदा से ही हूँ और वहाँ लोग जो है बहुत कम जानकारी है उनको नालंदा के बारे में, क्या था, क्या इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। हाँ। तो लेकिन नालंदा सर्वाइव्ड इन अदर प्लेसेस, जैसे जहाँ पे भी बुद्धिज्म था, क्योंकि बुद्धिज्म में तो नालंदा के बिना कुछ संभव ही नहीं है। तो पर्टिकुलरली इन महायाना बुद्धिज्म और वज्रयाना बुद्धिज्म, तो आई थिंक जो नालंदा was alive in the memories of the Chinese, Koreans, Japanese और East Asia, Indonesia, जहाँ पे भी बुद्धिज्म था, मंगोलिया, वहाँ सब जगह जो है नालंदा was alive। लेकिन भारत में, मतलब भारत में तो नालंदा का क्या समझिए, बाकी और का, क्योंकि नालंदा का जो है तभी मिलता है, नालंदा की खोज जो है, नालंदा का तो नाम भी नहीं बचता वहाँ, वो बड़गांव बन जाता है और उसको जो है मार्खम किट्टो जो है उनको आना पड़ता है, तो टू फाइंड मेक द कनेक्शन कि यही नालंदा है। एंड दैट हैपेंस बिकॉज देयर इज ए फ्रेंच ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क्स ऑफ द Xuanzang। तो क्या हम इससे एक ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि मतलब जो बुद्धिज्म था वो ऑलरेडी डिक्लाइनिंग फेज में था और डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा वाज काइंड ऑफ लास्ट? हाँ, इट वाज द लास्ट फेज। जब Xuanzang आते हैं तो आप उनका अगर देखेंगे तो ही राइट्स की कितनी मोनेस्ट्री जो है वेस्ट पड़े हुए हैं, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में। तो बुद्धिज्म वाज डिक्लाइनिंग इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ Xuanzang, जब वो चीन से आते हैं। तो ओनली प्लेस वेयर बुद्धिज्म इज स्टिल फ्लरिशिंग एट दैट टाइम इज इन मगध एंड सम अदर प्लेसेस छुटपुट बचे हुए हैं, लेकिन सो मेनी मोनेस्ट्रीज आर अबैंडन्ड, वो अपने ही अकाउंट्स में लिखते हैं। तो बुद्धिज्म वाज इन डिक्लाइन इवन ड्यूरिंग 7th सेंचुरी। तो क्या सर ये वही चीज नहीं है कि भाई एलीट लोगों के आसपास ही तब भी धर्म था, मगध और आसपास में
रूरल सेक्शन में वो तब नहीं था, तो वो बाद में हुआ। हाँ, तो आप तो बुद्धिज्म तो बुद्धम, ये जो वो है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम सम्मम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। तो बुद्धिज्म जो वाज ऑलवेज ए मोनेस्टिक रिलीजन, वो मोनेस्ट्री में था, लेटीज भी होती थी, बट इट वाज प्रिंसिपली प्रैक्टिस्ड बाय द इन द मोनेस्ट्रीज। सो तो वो तो हमेशा ही था, एंड इट वाज सपोर्टेड बाय द मर्चेंट्स, वो इट वाज सपोर्टेड बाय पेट्रोनाइजेशन, मतलब कि वो डोनेशन से चलता था। सर एक चीज और, ओशो ने एक बात कही, आई डोंट नो, ये बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, आप बताने सही है या गलत है। ओशो ने कहा है कि बुद्धा कहते थे कि भाई मैं अपने धर्म को फीमेल से दूर रखना चाहता हूँ, पर जब फीमेल आ गई है मेरे धर्म में, तो मैं सोच रहा था मेरा धर्म बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, पर अब जब फीमेल की एंट्री हो गई है तो मेरे को लगता है 500 साल बाद ही खत्म हो जाएगा। हाँ, ये मैंने भी कहीं देखा है इसको कि they were saying, बट ओशो ने कहा होगा बाद में, बट कहाँ सोर्स क्या है इसका ना, दैट आई डू नॉट नो ऑथेंटिकली किसने कहा है। It is often said कि it was debate between Anand and Buddha on the entry of women. हाँ, but first women who whose mother? her foster mother, his foster mother. हाँ, तो लेकिन बुद्ध ने तो इमेंसिपेट तो किया ना, his two female disciples, he also had 2 female disciples as 2 male disciples. ओके, और कुछ? और सर एक और क्वेश्चन है, जैसे मतलब हम देखते हैं जो इंडिया की हिस्ट्री देखते हैं, जहाँ पे रिलीजन एक मतलब मेजर फैक्टर है, डिसाइडिंग फैक्टर सोसाइटी के कंस्ट्रक्शन में। तो जैसे आज के टाइम में क्या हो रहा है, जैसे जो भी इन्वेजन देख रहे हैं, फॉरेन इन्वेजन देख रहे हैं, तो जैसे भी कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर है तो उसको तोड़ा जा रहा है, तो हम ये सीधा एंगल लगा लेते हैं कि वो रिलीजन की वजह से तोड़ा जा रहा है। तो जैसे हम नालंदा के डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो उसमें रिलीजन का एंगल कितना था और कितना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एंगल था, कि मतलब उनको लूटना था इसलिए उन्होंने नालंदा पे अटैक किया, ना कि रिलीजियस बेसिस पे या फिर उनको प्रोटेस्ट किया, फिर वो था। हाँ, तो देखिए, मैं जो है यहाँ पे जो बख्तियार खलजी के जिनको कहा जाता है, तो बख्तियार खलजी की जो मनसा थी वो यहाँ पर उनका आप अगर बायोग्राफी पढ़ेंगे तो उससे साफ एविडेंट हो जाता है ना, कि जो उनका जन्म ना, ही वॉज बॉर्न इन 1150 इन अफगानिस्तान एंड गार्मसेर में, एंड ही केम टू इंडिया एट अ वेरी यंग एज, and he found some employment. However, his services were soon terminated because of his disloyal and unruly character. समझ रहे हैं? A few years later, he was employed by Malik Husamuddin Uglubak, the commander of the Varanasi and Awadh regions, who assigned him the revenue of 2 villages for his sustenance, which enabled him to raise a band of mercenaries, mostly drawn from the Khalji tribesmen from the eastern borders of Afghanistan. And when the Gahdawala dynasty fell in 1197, market of Varanasi fell, central and north India fell into political void and were frequently raided by foreign troops, including Magadh and Bengal. The political vacuum in Magadh encouraged Bakhtiyar Khalji to raid the rich Mahaviharas of Magadh, as he considered them to possess great wealth. So, and he writes, that perhaps the lust to plunder the monasteries of Tibet emboldened Bakhtiyar to make advances into Tibet. Though Minhaj says that Bakhtiyar recruited an army of 10,000 to invade Tibet and China, which hints at the real purpose of expedition to monopolize the routes that carried a brisk trade in Tangan horses from Karambatan and Tibet to Kamrup, and from there to the districts of North Bengal. And what happens that, Bakhtiyar's greed for acquiring wealth through loot and plunder ended in his assassination by his own lieutenant. लेफ्टिनेंट था या भतीजा? लेफ्टिनेंट मतलब कि सेकंड इन कमांड. Nalanda was probably just one among the many monasteries he raided, which does not figure in the Minhaj chronicles. But Nalanda survived his raids, as recounted by the Tibetan monk Dharma Swami, who visited Magadh in 1234 to 36 and found Nalanda largely destroyed but still functioning.
So then what happens that you see from his I write then that Bakhtiar Khalji was a raider and plunderer and had no interest in consolidating political power in Bihar and Bengal. Okay. Once the rich wealth of the Buddhist monasteries was looted, there was nothing more to plunder there. And then what happens that he's killed by his own commander, and that's how ends this story. Okay. So that tells you what was his motive. His motive was Loot and plunder. Loot and plunder, as was the motive of Nadir Shah to loot Delhi. ओके सर, एक वो पूछेंगे, एक वो रह गए, वो भी क्वेश्चन पूछे। हाँ बताओ, जो मेरे से पूछ रहे थे वो क्वेश्चन। सर मेरे को बस ये पूछना था कि इज इट पॉसिबल कि जैसे हमारे इंडिया के जो एपिक्स रहे हैं, महाभारत और रामायण, तो जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया था तो ऐसे बहुत सारे एपिक्स उसी में जल गए हो, या और भी इंफॉर्मेशन है जैसे अस्त्रों शस्त्रों की जो विद्या हुआ करती थी, ब्रह्मास्त्र या बहुत सारे, तो उसमें काफी सारे मतलब बहुत सारा ज्ञान ऐसा जो लुप्त हो गया, तो उसी में से ऐसी कुछ स्टोरीज रही हो जो महाभारत और रामायण के इक्विवेलेंट है, तो वो भी उसके साथ में जल गई। देखिए, जितने महत्वपूर्ण टेक्स्ट थे नालंदा के, वो उसको जो है तिब्बतन या चाइनीज में जो है मैंडरिन में उसका अनुवाद हो गया था, क्योंकि आप देखते हैं कि xuanzang आते हैं नालंदा, वो 657 टेक्स्ट वहाँ से ले जाते हैं, तो वो जो सबसे महत्वपूर्ण टेक्स्ट हैं उसी को ले जाएंगे, है ना। इत्सिंग आते हैं, वो 400 संस्कृत टेक्स्ट लेके जाते हैं वहाँ से, है ना। तो नालंदा में और भी बहुत सारे टेक्स्ट होंगे, कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें थी। हाँ, तो ये पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई हैं, लेकिन ये भी है कि बहुत सारी चीज़ें बची भी हैं। आपके नालंदा के मैन्युस्क्रिप्ट्स भी मिलते हैं, अभी तिब्बत में है, नेशनल म्यूजियम में है, चीन में है, ट्रांसलेशंस में है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो बहुत चीज़ें लॉस्ट हुई होंगी, ये जब किसी चीज़ का डिस्ट्रक्शन होता है तो बहुत चीज़ें हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन बहुत सारे मंक्स जो वहाँ से भागे, उन अपने साथ सूत्रा ले गए, उसको कॉपी किया, तो वो सूत्रा तो आज भी हैं, मौजूद है, वो ट्रांसलेशंस में है। नालंदा के बारे में हम इसलिए अभी जानते हैं क्योंकि xuanzang ने उसके बारे में लिखा था, नहीं तो हम वो जान भी नहीं पाते। हाँ, ये भी तो ये नहीं है कि सब कुछ बर्बाद हो गई और फेनपो नालंदा बन गया। आप देख रहे हैं 1435 में, मतलब 15वीं शताब्दी में। तो नालंदा का एक तरह से कंटिन्यूएशन भी रहा है। ये नहीं कह सकते कि नालंदा बिल्कुल ही जो है खत्म हो गया। बाकी जगह तो बुद्धिज्म भी खत्म नहीं हुआ, बाकी जगह तो कई देश जो है वो बुद्धिस्ट देश है। ओके सर, आखिरी डेढ़ क्वेश्चन, उसमें से एक ये जेफरी ई गॉर्टन है, येल यूनिवर्सिटी के फॉर्मर डीन रहे हैं। 2006 में एक आर्टिकल लिखा उन्होंने नालंदा के ऊपर, और जब हम उस ग्लैमरस यूनिवर्सिटी को, एशिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी को पुराना ग्लैमर देने की सोच रहे थे सभी कंट्रीज मिलके, तो उस आर्टिकल में एक एक्सेप्ट वो लिखते हैं कि नालंदा represents much of what Asia could use today, a great global university that reaches deep into the region's underlying cultural heritage, restores many of the peaceful links among people and culture that once existed, and gives Asia the kind of soft power of influence and attraction that it doesn't have now. The West has a long tradition of rediscovering its ancient Greek and Roman roots, and is much stronger for that. Asia could and should do the same, using the Nalanda project as a springboard, but creating a modern, future-oriented context for a new university. आपको लगता है कि हम उस पुरानी भव्य रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी को, जो सबसे पहले थी, जिसके बाद ब्रूनिया ऑक्सफोर्ड बने 11th सेंचुरी में, तो क्या हम उस पुरानी यूनिवर्सिटी को वो पुराना ग्लैमर दे सकते हैं या दे पाएंगे? और उसके लिए हमारे को कितने हजार करोड़ चाहिए? तो नहीं, नालंदा का जो है वो, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है
2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने नालंदा इनॉग्रेट करी, अमर्त्य सेन उसके नहीं वो रहे। नालंदा यूनिवर्सिटी की परिकल्पना की। हाँ सॉरी, हाँ 2006 में। और 2000 उसके बाद जो है वो ईस्ट एशियन समिट में जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय पे सहमति बनी। और फिर 2010 में जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय एक्ट पारित हुआ भारत के पार्लियामेंट के द्वारा। और 2014 में क्लासेज शुरू हो गई और 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है। तो ये तो नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया जिसका पुनर्निर्माण हुआ है। सर वहाँ पे कुछ हुआ तो नहीं? हार्डली 80 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट नहीं वहाँ 400 स्टूडेंट के ऊपर 1.25 करोड़ रुपए का खर्चा है वहाँ पे। जो बजट था उसमें। वहाँ पे 400 जो है ये एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी सेंटर है, उसी का मैं बता रहा हूँ। हाँ तो उसमें 400 रेजिडेंशियल स्टूडेंट्स हैं और कई देशों से अभी तक लगता है 29 देशों से वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। और उसके अलावा जो है वो लोकल लोगों के बेनिफिट के लिए करीब जो है वो बहुत सारे कोर्सेज चला रहे हैं, वो बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं। तो कोई भी देखिए इंस्टीट्यूशन जो है, रोम वाज नॉट बिल्ट ओवरनाइट ना, तो उसी तरह से किसी चीज को बनाने में समय लगता है। तो ये वो तो सर आप पाँच सालों में कोई अमर्त्य इंस्टीट्यूशन। सेन की बात हो गई, वो जब वहां पे चेयर कर रहे थे तो कह रहे थे कि भाई स्टार्टिंग में भी नालंदा को बनाने में 200 साल लग गए थे। तो आप ये 200 साल कहाँ, आप देखिए 1000 साल लगे, क्योंकि 3rd सेंचुरी बीसी से 5th सेंचुरी 1200 साल। हाँ। जब बिहार बना नालंदा में तो वो 300 बीसी था, है ना, और अशोक के टाइम में। और जब महाविहार वहां बना तो उसी विहार से महाविहार बनते हुए कितना 1200 साल हो गए ना, क्योंकि 5th सेंचुरी 1200 साल में तो खत्म हो गया सब कुछ। नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो अभी जो सिचुएशन है मैं आपको बता सकता हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कि वहाँ 400 जो है स्टूडेंट्स जो हैं उसकी कैपेसिटी ही 400 है। तो 400 पोस्ट ग्रेजुएट जो रिसर्च जो स्टूडेंट्स हैं हाई, क्योंकि नालंदा इज नॉट ए कॉमन मतलब अंडर ग्रेड नहीं है वहाँ पे, वो पोस्ट ग्रेड इंस्टीट्यूशन है। और वहाँ पे 400 लोग हैं और बहुत सारे देशों से छात्र पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। एंड उसका कैंपस अभी आप जाके देखिए, बहुत ही बढ़िया भव्य कैंपस बना है उसका। सर भव्य तो है, पर उसमें लोग ये भी तो कह रहे हैं कि बिहार के एक गांव में कैंपस आपने बना दिया। नहीं वो राजगीर के पास गांव नहीं है, वो गांव ही बोलते हैं उसको सर। वहां आपने कैंपस बना दिया, तो कैंपस को चलाने के लिए आपको बाहर भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हाँ। रोड चाहिए। तो वो है ना, आप ऐसा करो ना, आप चले जाओ और देख लो नालंदा का कैंपस। सर एक कॉन्सेप्ट और इसमें मैं आपको दिखा दूं कैसा कैंपस है। मैंने देख लिया सर। एक कॉन्सेप्ट और भी था कि ये भी बात हुई थी कि इसको ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाना है, तो इस प्लेस को ही ग्लोबल बना दो। 5000 करोड़ यूनिवर्सिटी को दे दो, 5000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दो। कुछ कोई बड़ी बात नहीं, आज 5000 करोड़ 8000 करोड़ का प्लेन है हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास में, तो 5 उसमें लगा दो, 5 बाहर लगा दो, एयरपोर्ट बना दो, और कोई पासपोर्ट नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है, कोई भी ग्लोबल एक पूरा और एक तरीके का ऐसा कैंपस जहाँ पे कोई भी आके पढ़ सके, ना उसकी कोई सिटीजनशिप का लेना देना, ना उसके लिए कोई पासपोर्ट है, और एक पूरे ग्लोबल समाज की ग्लोबल अर्थ वाली कैपेसिटी के थ्रू हम उसकी पढ़ाई करे जाए। तो ऐसा क्यों नहीं सोचते आज हम? तो हम तो वो आपको ना एक बहुत जरूरी ट्रिप की आवश्यकता है राजगीर की। आप मैं सर राजगीर, जॉर्ज ऑरवेल भी पैदा हुए हैं थोड़ी दूर। राजगीर में नहीं, मुंगेर में वो थोड़ी दूर नहीं, बहुत दूर है, वो नॉर्थ बिहार में है। नॉर्थ बिहार में पर वहां भी राजगीर जो है ना साउथ नालंदा में है, और आप नालंदा जाओगे, नालंदा के खंडर भी देखोगे और आप राजगीर का भी दर्शन करोगे। और राजगीर आज आप जाके देखो, वो किसी भी इंटरनेशनल प्लेस से कम नहीं है। वहां पे आप जब जाओगे ना तो वहां पे आपको क्रिकेट स्टेडियम मिलेगा, वहां पे आपको जो है जू सफारी है, वहां पे ग्लास ब्रिज है। तो नहीं सब जगह नहीं है, आप वहां जाके देखो अभी। और जो कैंपस है उसका डेवलपमेंट देखो, उसके चारों तरफ के जो गांव हैं, रोड्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे, इट्स वर्ल्ड क्लास। तो और वहां पे स्टूडेंट्स कई देशों से आए हुए हैं। तो एक बार आप जाकर देखोगे ना तो आपको कुछ और दिखेगा, क्योंकि
परसेप्शन में और रियलिटी में जो है हाँ, ना ये तो है। वो अंतर होता है। तो आप एक बार जरूर जाओ, मेरी तो यही रहेगी, और आपको नालंदा के भी दर्शन हो जाएंगे। हाँ, ठीक बात है। जैसे जॉर्ज ऑरवेल जहाँ पैदा हुए, जी, वो वाली मोतिहारी मैंने- मोतिहारी में मोतिहारी। वो मोतिहारी चंपारण वाला एरिया जो है वो मैंने देखा। जी। तो वहां पे जहाँ जॉर्ज ऑरवेल पैदा हुए, वहां पे जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के वो बोर्ड नहीं लगे नहीं होते? तो उस तरह का नहीं वो है लगा हुआ और बीच में झुग्गियां ही झुग्गियां हमारे उस तरह यहाँ। का नहीं है नालंदा में। नालंदा आप जाके देखो ना, नालंदा आप जाओगे तो आपको लगेगा कि ये कहाँ आ गया मैं। अच्छा अच्छा, ये है। ओके सर एक और क्वेश्चन अभी मैं सोच रहा था, जैसे जेम्स मिल ने लिखी इंडियन हिस्ट्री पे बुक लिखी, तो उन्होंने ट्राई पार्टियल डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री किया, जिसमें बोलते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री को इक्विवेलेंट करते हैं कि हिंदू हिस्ट्री थी जहाँ पे, और फिर मेडिवल को इस्लामिक हिस्ट्री कहते हैं। तो क्या ये कंस्ट्रक्शन किया जो हिस्ट्री का ब्रिटिशर्स ने, कि एंशिएंट पूरी इंडियन हिस्ट्री को उन्होंने एक लेबल दे दिया कि हिंदू हिस्ट्री थी, उसकी वजह से जो बुद्धिज्म है, जो रिलीजन जो इतना फैला इंडिया में, ठीक है, वो आज मेन स्ट्रीम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम एंशिएंट हिस्ट्री को सिर्फ उसी लेंस से देखते हैं कि हिंदू हिस्ट्री थी। इसकी वजह से आज बुद्धिज्म इतना मेन स्ट्रीम नहीं है इंडिया में। आप इसको कैसे देखते हैं? और उसने ऐसा क्यों किया होगा? जो रिलीजियस कंस्ट्रक्शन किया कॉलोनियल पीरियड में, उसका बुद्धिज्म पे कैसे इफेक्ट देखते हैं आज की कंटेक्स्ट में? हाँ, तो उसके बारे में भी मैंने लिखा है इस किताब में, क्योंकि जो उनकी देखिए उनकी जो पॉलिसी थी ना, कॉलोनियल पॉलिसी जो थी वो थी डिवाइड एंड रूल, है ना। तो कॉलोनियल टाइम में क्या हुआ कि जो है उन्होंने सब कुछ को जो है उस लेंस से दिखा दिया, है ना। लेकिन जो आपको जो मैंने आपके साथ जो पहले बातचीत की, जहाँ पे आपने ही उत्तर दिया कि अशोक के पिता जो है जैन थे, गुप्ता जो एम्परर्स थे वो हिंदू थे, लेकिन वो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री बना रहे थे। हाँ, अशोक के दादा हिंदू थे। सबसे सेकुलर फैमिली होगी वो तो सर। हाँ, ये अब बिंबिसार जैन थे कि बुद्ध थे, ये जैन और बुद्ध दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये जो है, देखिए, तो मैं कह रहा हूँ कि वैसा जो पोरस जो चीजें थी, वो पहले जो चीजें थी ना, वो पोरस थी, वो कोई हार्ड एंड फास्ट जो है बाउंड्रीज नहीं होती थी। तो इसीलिए ये कहना कि जो भारत की जो 1000 की हिस्ट्री रही है वो हिंदू हिस्ट्री रही है या बाद की इस्लामिक हिस्ट्री होगी, वो गलत है। क्योंकि ये हमेशा से इंडियन हिस्ट्री रही है, और इसलिए इंडियन हिस्ट्री मैं कह रहा हूँ आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि इसमें सभी का मिश्रण है, सबका योगदान है। आप चाणक्य के योगदान को कम नहीं कर सकते, है ना। आप पतंजलि के योगदान को कम नहीं कर सकते। तो जो रिकर्सिव आर्ग्यूमेंट मेथड है वो पतंजलि के सूत्राज में भी है, मतलब जो उन्होंने पतंजलि की जो टेक्स्ट है उसमें भी है। तो बुद्ध ने जो सिद्धांत लिए, तो वो तो एक माहौल से आता है ना। बुद्धिज्म फ्लरिश्ड बिकॉज देयर वाज हिंदुइज्म, है ना। बिकॉज अगर बुद्ध की ही थियरी ले लीजिए कि कोड जो प्रतीत्य समुत्पाद है, कि नथिंग हैपेंस विदाउट ए रीजन, देयर इज ए कॉज टू एवरी इफेक्ट, है ना। तो व्हाई वाज देयर बुद्धिज्म? व्हाई? बिकॉज देयर वाज हिंदुइज्म, है ना। ऑब्वियसली। तो यही ये जो चीज है बहुत समझना जरूरी है। एंड इट ऑल हैपेंड ऑन द इंडियन सॉइल, है ना। तो वो इसके कारण क्या होता है कि हम अपने बुद्धिस्ट हेरिटेज को भूल जाते हैं। हिंदुइज्म ऑल्सो ग्रू एंड एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम बुद्धिज्म, है ना। बहुत सारी चीजें जो हिंदुइज्म में आज आप जानते हैं वो एक्चुअली बुद्धिज्म से आती हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जो बुद्धिज्म में है वो हिंदुइज्म से आती हैं। तो ये नहीं था कि इट वाज वन वे स्ट्रीट, इट वाज ऑलवेज ए टू वे स्ट्रीट, एंड इट ऑलवेज इज, बिकॉज वन इज डिपेंडेंट ऑन द अदर। और वही तो बुद्धा का थियरी है, यू नो, को डिपेंडेंटली एरिजन, यू नो, सिम्बायोटिक, नथिंग कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, नथिंग कैन। और इसमें जो है वो एक स्कॉलर है आनंद सिंह, है ना। तो वो इसके बारे में लिखते हैं कि जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस थे ना, विच वाज आल्सो इनहेरिटेड, दे ऑलवेज ट्राई टू प्ले हिंदूज एंड मुस्लिम अगेंस्ट ईच अदर। तो जब 1857 में जो है जब सिपाही म्यूटनी हुई, तो दे रियलाइज कि ये दोनों तो यूनाइट हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इनको पहले डिवाइड करो। तो डिवाइड करने के लिए क्या किया उन्होंने? तो उन्होंने हिस्टोरिकली दे स्टार्टेड यू नो पुटिंग दैट लेंस टू एवरीथिंग, है ना। एंड दैट आंसर्स आवर क्वेश्चन कि जो कॉलोनियल
चीजें हैं उससे हमें नहीं देखना चाहिए किसी चीज को, क्योंकि इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। सर जो एक की कॉलोनियल लेंस की बात की, एक जो आप बता रहे थे अभी, हाँ, ये मैं पढ़ना चाहता था हाँ। कि ये आनंद कुमार सिंह एक है, एक स्कॉलर है, उन्होंने लिखा है इन हिज रिसर्च पेपर डिक्लाइन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा पे कि दो बख्तियार्स रोल इन बर्निंग ऑफ नालंदा इज अनक्वेश्चनेबल, बट नॉट विदाउट डाउट्स एंड सस्पिशन दैट इट इज बट ए प्रिल्यूड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ नालंदा में। प्रिल्यूड, ओके। हाँ, the much hyped atrocities and debauchery of Bakhtiyar are based on Minhaj-e-Siraj reference in Tabaqat-e-Nashiri, which is widely quoted and misquoted among our scholars. A closer inquiry into the established hypothesis gets its overwhelming support from Islamic sources, but is not substantiated by the archaeological and other contemporary records. In fact, both the Muslim scholars of the medieval age and the Europeans have exaggerated the incident to mold it in their favor. After 1857, India's first war of independence, the divisive policy of the British rule took root, and the history of India was framed and argued in such a way that it has since become the standard narrative. The Muslims who came from the West were designated as foreigners and invaders who persecuted the local inhabitants and destroyed their religious structures. Under such circumstances, Bakhtiyar Khalji, a petty plunderer, became for others a hero and champion of Islam. Since the foundation of the British rule, Western historians have attempted to frame the history of Indian subcontinent to further their colonial interests, which became more profound and emphatic after 1857. The British government is analyzing the situation, held the Muslims of the country responsible for the 1857 catastrophe. सर अभी जैसे इंटरव्यू में हमने अभी कहा कि जो लास्ट टू क्वेश्चन हिस्ट्री है उसको कॉलोनियल लेंस से नहीं देखना चाहिए, पर जो एक नोशन है गोल्डन एज का या फिर ग्लोरियस पास्ट का, जैसे जो ब्रिटिशर्स ने कंस्ट्रक्ट किया कि मतलब इंडिया की जो सिविलाइजेशन थी, एंशिएंट सिविलाइजेशन, वो गोल्डन थी, फिर उसके बाद मुस्लिम इन्वेजन के बाद डिक्लाइन हुआ और आज हम कॉलोनियल इसीलिए आए आपके सिविलाइजेशन। So why not to see it other way around? मैं तो वही तो कह रहा हूँ ना कि जब डिक्लाइन हुआ तभी इन्वेजन हुआ ना। जब डिक्लाइन नहीं होता तो इन्वेजन होता कैसे? ये भी तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो ना। वो डिक्लाइन हम देखते हैं कि मतलब ब्रिटिशर्स ने पोर्ट्रे किया कि वो परसिस्टेंट डिक्लाइन था, मतलब डिक्लाइन होता गया, फिर इस्लामिक इन्वेजन आए, वो तो एक तरीके से डार्क एज बन गई, जो उन्होंने सिमिलैरिटी ड्रॉ की ब्रिटेन में या फिर यूरोप में कि मेडिवल एज इज डार्क एज। तो जो मेडिवल पीरियड है इंडिया का, उसमें भी काफी कुछ चीजें भी आर्ट एंड कल्चर वाले में। नहीं, इंडिया का मिडिएवल पीरियड तो गोल्डन पीरियड है। आपका मिडिएवल पीरियड किसकी बात कर रहे हैं? वो उनका मिडिएवल पीरियड होगा, वो हमारा तो नहीं है। वो तो आज आप इंटरव्यू में इसी लेंस से बात कर रहे थे एक तरीके से कि जो इंडिया का पास्ट है, एंशिएंट पास्ट है, वो गोल्डन पास्ट है, वो ग्लोरियस पास्ट है, बट उसको मेडिवल पास्ट भी तो इंडिया का ग्लोरियस और गोल्डन है। इंडिया का तो एंशिएंट मिडिएवल सारा गोल्डन है। हाँ, पर आज के टाइम में वो सिर्फ एंशिएंट पे ज्यादा फोकस है, मेडिवल में अभी भी डिक्लाइनिंग फेज पे है। तो मिडिएवल में देखिए आप, इवन इन 15th century, 16th century, India was a leading economy in the world. मुगल इंडिया में देखिए सारे लोग trading rights. It contributed 27% of world GDP. So you have Thomas Roe coming and begging for trading rights. You have Vasco da Gama praying the Zamorin trading rights. So what is that? Why they were coming and finding us in 1498 and later if we were in that way? So that's not correct. That's what they tell us. They tell us that you have your whole, like the whole civilization is worth a stack in the library of a British library and all that. So that is what colonization does, that it kills your confidence in yourself. So once your confidence is killed, you accept whatever they tell you. Feel inferior. Yes, that's why it's important to know our own history, and that's why in this book, the book is named Nalanda: How It Changed the World. And here I argue that the quads and courts of Oxford and Cambridge universities have developed at Nalanda, and how they have gone from Nalanda to Oxford.
That's the story. कंट्रीब्यूशन भी है इसमें लास्ट में. Yes, the numbers, you know, the European Renaissance actually, which happened, is dependent on the Indian numbers. If Fibonacci, you know, would not have used the Indian numbers, Europeans would still be calculating in, you know, Roman numbers, you know, 10 multiplied by, you know, XL multiplied by XL, and how much you get, you know. Zero is a contribution of India, and it comes from Sunyata, you know, the Buddhist philosophy of Sunyata. So you have Aryabhat at Nalanda using zero as a digit, Aryabhat making algebra and you know sign functions and algorithm, which then travel to the Arab world and become, you know, these names are Arab names of the Indian inventions, you know, and so that has all been written very vividly by William Dalrymple in his book. So I don't see at any point of time. I mean, every civilization goes through ups and downs, you know. So in 12th century we had downs, you know. There were fights, infights, and it's a historical process, you know. Any civilization goes through you know, different phases of evolution. So that thing we should not take at face value what they tell us. We should study there for our own history. ओके. और सर जैसे ये भी है कि जैसे कौटिल्य को पढ़ते हैं, मैकियावेली को पढ़ते हैं, तो पैरेलल ड्रॉ करते हैं. कौटिल्य को बोलते हैं कि मतलब कौटिल्य वाज इंडियन मैकियावेली, बट होना ये चाहिए कि मैकियावेली वाज इटालियन कौटिल्य. Exactly. हाँ, Shakespeare was Indian Kalidas. बट सर British Kalidas. उसी पे आता हूँ. जब हम ऑक्सफोर्ड से कंपैरिजन कर रहे हैं, हार्वर्ड, बाकी यूनिवर्सिटी जो 11th सेंचुरी में बनी, तो जब नालंदा का कंपैरिजन, तो नालंदा तो उनसे बहुत ऊपर है. तो हम उनसे कंपेयर करके नालंदा का स्टेटस छोटा कर रहे हैं. That's why we should say that Oxford is Nalanda of UK. तभी तो So it's all framing, you know. So that's why, you know, it's important who owns the media and who builds the बट narrative. स्टिल इन आर इंडियन मीडिया ये है कि नालंदा को जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी इंडिया में भी थी, बट द रियलिटी इज कि नालंदा वाज मच ग्रेटर देन ऑक्सफोर्ड. तो आप उसको नालंदा को अपने स्टेटस पे लाइए ना, ऑक्सफोर्ड के साथ तो कंपैरिजन फिर एकदम. तो क्योंकि रेफरेंस आज वही है ना, तो आपको रेफरेंस लाइक यू आर ट्राइंग टू कंपेयर विद समथिंग व्हिच इज अवेलेबल. तो ये कारण है कि उसका ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड से कंपैरिजन होता है, क्योंकि आज के दिन में वो है ना. एक सर, व्हाई डज द elite of this country are against its own culture? I don't think so. That's correct. But ऐसा तो नहीं है. कमाते नहीं है इंडिया में, क्या कुछ नहीं है. इंडिया में सब कुछ है, भारत में ही सब कुछ है. और जो भारत में जो चीजें हैं वो और कहीं नहीं है. आप देखो कल्चरल डाइवर्सिटी भारत की, आप भारत का ये लोगों की डाइवर्सिटी देखो, भारत की लैंग्वेजेस की डाइवर्सिटी देखो, वो तो कहीं नहीं मिलती. तो वही जो है, दैट इज द ट्रू वेल्थ, दैट इज द सिविलाइजेशनल वेल्थ. भारत में लैंग्वेजेस देखो, मतलब बिहार में ही 10 भाषाएं बोली जाती हैं. बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर में 10 भाषाओं से अनुवाद है. मेरी मातृभाषा मगही है. अच्छा. तो और मगधी प्राकृत जो है वो बहुत सारी भाषाओं को उसने जन्म दिया. वो हिंदी से बहुत ज्यादा पुरानी भाषा है. ओके सर, अब आखिरी क्वेश्चन है. आप IAFS हो, और IAFS होते हुए IAFS पूरे विदेश में घूमना ही IAFS का काम होता है या रियल में अपने काम करना पड़ता है थोड़ा बहुत? नहीं, ये तो ये मिसकंसेप्शन है बिल्कुल. जो आप देखिए, जिस देश के पास अच्छे जो डिप्लोमेट्स होते हैं ना, उस देश को कभी भी युद्ध पे नहीं जाना पड़ता. तो लोगों को ये लग सकता है कि जो है वो काम काज जो है वो, क्योंकि जो डिप्लोमेट का काम होता है वो बहुत साइलेंटली होता है, बहुत ही जो है वो मीडिया के ग्लेयर में नहीं होता है ना. तो वो सब कुछ तो दुनिया आपकी चल रही है, शांति है, तो उसमें ये कारण होता है क्योंकि आपके जो है डिप्लोमेट्स रात दिन काम कर रहे हैं. तो हाँ, तो लोग इस बात को नहीं समझ पाते, लेकिन ये बात समझना जरूरी है. और जिस देश में जो है स्किलफुल डिप्लोमेट्स होते हैं, वो देश हमेशा तरक्की करता है.
ओके, तो अभी आपको जॉर्जिया का एम्बेसडर बनाएंगे, एम्बेसडर टू जॉर्जिया, वो ब्लैक सी के एंड में कहाँ काला पानी तो काला पानी दे दिया आपको, ये एक बड़ा अच्छी खूबसूरत देश है और वहाँ भी 12th सेंचुरी किए हुए हैं, मोनेस्ट्री किए हुए हैं, अब क्या है वर्जिया या ऐसे कुछ नाम है, तो कितने एक्साइटेड हो आप वहाँ जाने के लिए, या आप घूमते फिर पहले ही घूम फिर के आ चुके? नहीं, वो देखिए कोई भी तो यही तो है ना कि जो भी आपको उत्तरदायित्व दिया जाता है उसको, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में है और वो उसको आपको निभाना होता है और वो देश के हित में होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। और कोई भी देश देखिए, मतलब कि बड़ा या छोटा नहीं होता है, हर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी या छोटी होती है, वो उसको आप किस तरह से करते हो वो उस पे डिपेंड होता है। ओके सर, देन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग Thank you, हियर, और काफी अच्छा लगा, कितना लंबा टाइम आपने दिया। Thank you.